कुछ सोर्सेस के अनुसार यूट्यूब में 1 अरब से ज़्यादा वीडियो अपलोडेड हैं, लेकिन इन 1 अरब वीडियोस में कोई भी ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलने वाला जो मैनिपुलेटर्स को एक्सपोज करके रख दे, मैनिपुलेटर की हर चाल के बारे में आपको बता दे। लेकिन अब आपका इंतजार खत्म होता है। आपकी आंखों के सामने एक ऐसा वीडियो है जिसे अगर आप अंत तक देखते हैं तो इसके बाद कोई भी मैनिपुलेटर आपकी नज़र से बच नहीं सकता। उसकी हर चाल को आप पहले ही समझ लेंगे और खुद को बचा पाएंगे। मैंने डार्क साइकोलॉजी सीरीज में 13 मोस्ट पावरफुल मैनिपुलेशन टेक्निक्स को डिस्कस किया था। उन सारे वीडियोस को एक वीडियो में कंपाइल करके आपके सामने लाया हूँ, जिससे कि एक फ्लो में आप हर तरह के मैनिपुलेशन को समझ सकें। तो वीडियो को अंत तक देखना और हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जिनको देखने के बाद कोई भी मैनिपुलेटर आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा और उल्टा आप ही किसी भी मैनिपुलेटर को अपने इशारों पर नचा सकते हैं। तो फिर शुरुआत करते हैं। गैस लाइटिंग ये मैनिपुलेशन का सबसे खतरनाक तरीका है, लेकिन ये काम काफ़ी स्लो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो असर होता है वो धीरे धीरे होता है, लेकिन अगर किसी मैनिपुलेटर ने इस टेक्निक का प्रयोग किसी पर कायदे से कर दिया ना, तो उस इंसान को पागल तक किया जा सकता है। इसमें इंसान अपनी याददाश्त, अपने दृष्टिकोण और उसके जीवन की जो रियलिटी होती है उस पर भी डाउट करने लगता है, यानी कि शक करने लगता है। इसको मैं एक उदाहरण से समझा देता हूँ। मान लो आपकी किसी फ्रेंड ने आपसे बदतमीजी से बात करने की कोशिश की, आपकी इंसल्ट की, लेकिन किसी वजह से आपने उस दिन उसे टोकना ठीक नहीं समझा। लेकिन जब कुछ महीने बाद उस फ्रेंड से दोबारा मुलाकात होती है और आपने उसे उस घटना की याद दिलाई, तो अगर आपका दोस्त मैनिपुलेटर होगा ना, तो उस घटना को डिनाई कर देगा और आपसे कहेगा कि नहीं यार, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, और करने की बात छोड़ो, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। लेकिन अगर मेरे से कोई गलती हुई हो जाने अनजाने में, तो मुझे माफ कर देना। जैसे ही आपका दोस्त आपसे ये बातें कहेगा, आपके मन में थॉट्स आएंगी कि शायद उसने उस दिन गलती से आपकी इंसल्ट कर दी होगी, शायद उसका इंटेंशन ऐसा नहीं रहा होगा। अगर आपके मन में ऐसी थॉट्स आ चुकी हैं तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप गैस लाइट हो चुकी हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपको पता था कि आपके दोस्त ने जानबूझकर आपकी इंसल्ट की, लेकिन जैसे ही दोस्त ने कुछ बातें कही, आपके दिमाग में क्या आ चुका है कि शायद गलती से उससे ऐसा हो गया होगा। ये तो बस उदाहरण है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो नॉर्मल लेवल की गैस लाइटिंग होती है ना, वो हमारे साथ होती रहती है, चाहे हम खुद को कितना भी स्मार्ट समझें। तो चलिए अब मैं और आगे बढ़ता हूँ और आपको समझा देता हूँ कि ये जो गैस लाइट शब्द है ये आया कहाँ से। 1938 में ब्रिटेन में एक नाटक खेला गया जिसका नाम था गैस लाइट, और आगे चलकर 1943 में इसी नाम से, बोले तो गैस लाइट नाम से, एक मूवी भी बनती है। तो मैं इस मूवी की कहानी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि एक घर होता है और उस घर में सिर्फ 2 इंसान रहते हैं, हस्बैंड और वाइफ। जो वाइफ होती है ना, वो हस्बैंड पर पूरे तरीके से डिपेंडेंट होती है और साथ में अपने हस्बैंड पर ट्रस्ट भी बहुत ही ज़्यादा करती है। लेकिन जो हस्बैंड होता है ना, वो बहुत ही शातिर और एक मैनिपुलेटिव इंसान होता है। तो उसके दिमाग में ये आया कि क्यों ना वाइफ को यह एहसास दिला दिया जाए कि वो पागल हो चुकी है या फिर पागल हो रही है। तो उस घर में थी एक गैस से जलने वाली लाइट, यानी कि गैस लाइट। तो हर रात को हस्बैंड क्या करता है कि उस लाइट को धीमी करता, तेज करता, धीमी करता, तेज करता। और जब वाइफ ये देखती कि लाइट धीमी तेज हो रही, तो हस्बैंड से पूछती कि जो गैस लाइट है ये धीमी और तेज क्यों हो रही। तो हस्बैंड कहता, कहाँ धीमी तेज हो रही, जल तो रही ठीक से। और ये जो घटनाएं हैं कई महीने तक चलती रही। हर बार जब लाइट धीमी तेज होती, वाइफ उससे पूछती, तो हस्बैंड उस घटना को सिरे से नकार देता और कहता कि लाइट ठीक से जल रही, शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा और तुम पागल हो रही। अब वाइफ के पास और कोई इंसान था नहीं जिससे कि वो कंफर्म कर पाती, और साथ में वो हस्बैंड पर पूरे तरीके से ट्रस्ट भी करती थी। तो उसके दिमाग में ये बैठने लगा कि शायद वो पागल हो रही, और धीरे धीरे वो पागल हो भी गई। तो यहाँ से शब्द आया है गैस लाइटिंग। और हाँ, ये मूवी शायद आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, लेकिन इंग्लिश में होगी। अब हम ये जान लेते हैं कि गैस लाइटिंग के लिए बेस्ट कंडीशंस कौन सी होती हैं।
अगर किसी रिश्ते में पावर का इम्बैलेंस है तो वहाँ पर जिस इंसान के पास पावर होगी वो अपने पार्टनर को बड़ी आसानी से गैसलाइट कर सकता है। इसको मैं हस्बैंड वाइफ के उदाहरण से समझा देता हूँ। मान लो जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड पर पूरे तरीके से डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर जो हस्बैंड होगा ना वो बड़ी आसानी से अपनी वाइफ को गैसलाइट कर सकता है। कैसे, समझो जरा। सबसे पहले जो हस्बैंड है ना अपनी वाइफ से छोटे छोटे झूठ बोलना शुरू करेगा। वाइफ को पता चल जाएगा कि उसका हस्बैंड उससे झूठ बोल रहा, लेकिन फिर भी उसे इग्नोर करेगी क्योंकि वो अपने हस्बैंड पर पूरे तरीके से डिपेंडेंट है। और साथ में जो वाइफ है वो खुद को ये भी समझाने का प्रयास करेगी कि छोटा सा तो झूठ है, इग्नोर करो, लेकिन ये झूठ बढ़ते चले जाएंगे। फिर क्या होगा, जब हस्बैंड के झूठ बढ़ते जाएंगे तो एक दिन वाइफ को गुस्सा आ जाएगी और वो अपने हस्बैंड से बोल देगी कि तुमने उस दिन उससे झूठ क्यों बोला था। तो फिर हस्बैंड पता है क्या करेगा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मना कर देगा और कहेगा कि उसने कोई भी झूठ नहीं बोला था, और हो सकता है साथ में अपनी वाइफ पर चिल्ला भी दे। फिर जैसे ही ये होगा ना वाइफ तनाव में आ जाएगी क्योंकि वो जिस इंसान पर पूरे तरीके से डिपेंडेंट थी उससे भी एक दूरी बनती नजर आ रही। अब आगे हस्बैंड जब भी कोई झूठ बोलेगा ना तो वाइफ उसे इग्नोर करने लगेगी क्योंकि उसे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, और साथ में अगर उसने उस झूठ का विरोध किया तो बदले में जो उसे तनाव झेलना पड़ेगा उससे भी वो बचना चाहेगी। और फिर धीरे धीरे वो हस्बैंड के बड़े बड़े झूठ को भी एक्सेप्ट करने लगेगी। कुल मिलाकर हस्बैंड ना धीरे धीरे अपनी वाइफ पर पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल दबाव बना चुका होगा, और धीरे धीरे वाइफ अपने हस्बैंड के सारे झूठ को एक्सेप्ट करने लगेगी। कहने का मतलब हस्बैंड के झूठ ही उसके जीवन की सच्चाई बन जाएंगे। इसको मैं एक और हस्बैंड वाइफ के उदाहरण से समझा देता हूँ। मान लो एक हस्बैंड है जो बहुत कोशिश कर रहा, लगातार प्रयास कर रहा, लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद भी वो फेल होता जा रहा और धीरे धीरे जो उसका कॉन्फिडेंस है वो गिरता जा रहा। तो अगर उसकी वाइफ साथी होगी तो वो अपने हस्बैंड को बड़ी आसानी से अपने कंट्रोल में कर सकती है। तो फिर वो सबसे पहले क्या करेगी, हस्बैंड को अपनों से आइसोलेट कर देगी, यानी कि दूर कर देगी। इसके बाद चूंकि हस्बैंड को खुद पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो धीरे धीरे जो वाइफ के दृष्टिकोण होंगे वही हस्बैंड के दृष्टिकोण बन जाएंगे। कोई भी डिसीजन लेना होगा तो हस्बैंड वाइफ की तरफ देखेगा क्योंकि उसे खुद पर कॉन्फिडेंस ही नहीं, और वाइफ भी उसे धीरे धीरे यह एहसास दिलाने की कोशिश करेगी कि वो दुनिया को समझ ही नहीं रहा और ना ही वो जिंदगी को समझ पा रहा। इसी वजह से वो लगातार फेल होता जा रहा। फिर क्या होगा, जो वाइफ होगी ना बदतमीजी भी करेगी तो हस्बैंड उसका विरोध नहीं कर पाएगा, और वाइफ बीच बीच में यह एहसास दिलाती रहेगी हस्बैंड को कि वो उससे बहुत प्यार करती है। धीरे धीरे क्या होगा, जो लाइफ के मेजर डिसीजन होंगे ना वो वाइफ लेने लगेगी, यानी कि किससे रिश्ता रखना है, किससे तोड़ना है, किससे तुम्हें लड़ाई करनी है, किससे लड़ाई नहीं करनी है, सब कुछ कौन डिसाइड करेगी, वाइफ। हस्बैंड को भी यही लगेगा कि उसकी वाइफ ही सही है और बाकी दुनिया उसकी दुश्मन है। और अगर हस्बैंड कुछ ज्यादा ही मूर्ख हुआ ना तो एक तरफ तो वो अपनी वाइफ के हिसाब से चलेगा और दूसरी तरफ वो ये भी सोचेगा कि वो अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले रहा। अब पूरे समाज के स्तर पर गैसलाइटिंग कैसे होती है इसको भी मैं 2 उदाहरण से समझा देता हूँ। पहला उदाहरण, गैसलाइटिंग वहां पर आसान होती है जहां पर स्टीरियोटाइपिंग कर दी जाती है। जैसे कि परंपरागत रूप से ये कहा जाता रहा है कि महिलाओं के पास बाहरी दुनिया की समझ नहीं होती, इस वजह से उन्हें बाहरी दुनिया के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उन्हें बस किचन का काम देखना चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा जाता रहा है कि निचली जातियों के पास उतनी समझ नहीं होती जितनी कि ऊंची जाति के लोगों के पास होती है, क्योंकि भगवान ने ऊंची जाति के लोगों को ज्यादा समझ और ज्यादा ज्ञान दिया है। तो अगर कोई महिला या फिर निचली जाति का इंसान इन सब बातों पर भरोसा करता होगा ना तो उसे गैसलाइट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि उसे खुद पर कॉन्फिडेंस ही नहीं। दूसरा उदाहरण, जैसे कि जो हमारा रिश्ता होता है अपने भगवान से वो बेहद निजी प्रकृति का होता है। जो हम प्रार्थनाएं करते हैं यानी कि जो हम प्रेयर्स करते हैं वो चिल्ला कर नहीं बल्कि मौन में की जाती हैं। लेकिन हजारों साल की मेंटल कंडीशनिंग के द्वारा लोगों के दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि आपके द्वारा की गई कोई भी प्रार्थना और पूजा तभी ईश्वर तक पहुंचेगी जब वो खास वर्ग के लोगों के द्वारा संपन्न कराई जाएगी।
सच का एहसास लोगों को है, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग हैं वो उसी तरीके से पूजा पाठ संपन्न करवाते हैं जैसे कि उस खास वर्ग के लोगों ने कहा है, क्योंकि लोगों को खुद पर कॉन्फिडेंस ही नहीं। लोग ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों ने जो बातें कही हैं वो सच हो जाएं, यानी कि हम अकेले में पूजा प्रार्थना कर लें और भगवान जी फिर हमसे नाराज हो जाएं और उनका कहर बरस पड़े। और हम लोगों ने जो समाज बनाया है, जो अर्थव्यवस्था बनाई है और जो जीवन की संरचना बना रखी है वो कुछ इस तरीके से बना रखी है कि हमारे जीवन में कहर बरसते ही रहते हैं, यानी कि हमारे जीवन में परेशानियां आती ही रहती हैं। फिर जैसे ही हमारे जीवन में कोई समस्या आती है ना, फिर वही पूजा पाठ करवाने वाले लोग हमारे सामने आते हैं और हमसे ये कहते हैं, चूंकि आपने वो जो पूजा करवाई थी वो पूरे विधि विधान से नहीं करवाई थी, इस वजह से आपके जीवन में ये समस्याएं आई हैं। और हम उन बातों को सच मान लेते हैं क्योंकि हमें खुद पर कॉन्फिडेंस ही नहीं। तो ये सब क्या है? हजारों साल की परंपराओं के द्वारा पूरे समाज को गैसलाइट किया जा रहा। सच्चाई का एहसास हम सबको होता है, लेकिन फिर भी हम जीवन बिल्कुल उसी तरीके से जीते हैं जैसे कि ये परंपराएं हमसे कहती हैं। अब ये समझ लेते हैं कि गैस लाइटिंग के कौन कौन से तरीके हैं, और जो भी तरीके हैं वो लंबे समय में अपना असर दिखाते हैं। जैसे आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया या फिर कोई प्रॉमिस तोड़ा, और बाद में जब आपने उस इंसान को याद दिलाई कि आपने वो गलत क्यों किया या फिर प्रॉमिस क्यों तोड़ा, तो सामने वाला इंसान क्या करेगा? सीधे सीधे डिनाई कर देगा और वो क्या कहेगा कि उसने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया और ना ही कोई प्रॉमिस तोड़ा है। इसमें क्या होता है, मान लो आप कोई जरूरी बात किसी से बता रहे, लेकिन जिससे आप वो जरूरी बात बता रहे वो एक मैनिपुलेटर है। तो पता है क्या करेगा? जब भी आप वो बातें बता रहे होंगे तो वो आपकी तरफ इस तरीके से देखेगा जैसे कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आप उससे क्या कह रहे हैं, और थोड़ी देर बाद वो आपकी बातों को ना सुनने की एक्टिंग करने लगेगा। और ऐसा अगर आपके साथ अक्सर होने लगे ना, तो उसके द्वारा किए गए गलत बिहेवियर के बारे में भी उससे कभी नहीं कहेंगे, सब कुछ बर्दाश्त करने लगेंगे, क्योंकि उसने लगातार आपकी बातों को इग्नोर करके आपका कॉन्फिडेंस ही तोड़ दिया है और आप खुद के बारे में ये सोचने लगे हैं कि शायद आपकी बातें किसी खास महत्व की नहीं होती। इसमें क्या होगा, मान लो आपने किसी इंसान को किसी घटना के बारे में बताया कि उस दिन ये हुआ था और इन लोगों ने अपना दिमाग लगा के सब कुछ बिगाड़ दिया था। अब सामने वाला इंसान मैनिपुलेटर होगा ना, तो पता है वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि तुम्हारी याददाश्त ठीक नहीं है, उस दिन ऐसा नहीं हुआ था बल्कि ऐसा हुआ था, यानी कि वह एक काउंटर स्टोरी बता देगा। क्योंकि आप उस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं, इस वजह से उसकी कहानी पर भरोसा करना ही उचित समझेंगे, क्योंकि आपको तनाव से भी तो बचना है, बहस तो करेंगे नहीं। इसको भी समझ लो कि मान लो किसी दिन आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे बदतमीजी की और अब आप उससे उस घटना के बारे में बात करना चाह रहे, लेकिन अगर आपकी गर्लफ्रेंड मैनिपुलेटिव होगी तो पता है क्या होगा? आप बात तो शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पाएंगे कि आपकी जो बहस हो रही किसी दूसरे ही टॉपिक पर हो रही, ओरिजिनल टॉपिक गायब हो चुका है। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा? सबसे पहले आपकी गर्लफ्रेंड ने जो ओरिजिनल डिस्कशन था उसे ब्लॉक किया होगा और फिर बड़े शातिर तरीके से उस डिस्कशन को किसी और दिशा में डाइवर्ट कर दिया होगा। जैसे मान लो आपने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि तुमने उस दिन मेरे से बदतमीजी क्यों की, तो आपकी गर्लफ्रेंड ये बोलेगी कि मैंने तुमसे बदतमीजी की, ये सच है, लेकिन मैंने इसलिए की क्योंकि तुमने 10 दिन पहले मेरे साथ ये किया था। और फिर डिस्कशन इस बात पर स्टार्ट हो जाएगा कि आपने उसके साथ 10 दिन पहले वो बदतमीजी की थी या नहीं की थी, और फिर आप अपनी सफाई देने लगेंगे कि आपने वो बदतमीजी नहीं की थी। ये कुछ ऐसे ही काम करता है। इसी से जुड़ी हुई एक गांव की कहावत मुझे याद आ रही कि निकले थे हरि भजनन को ऊँटने लगे कपास, यानी कि हम निकले थे ईश्वर का भजन करने, लेकिन हम क्या करने लगे? कपास के बिनौलों से कपास निकालने लगे।
ये बहुत ही कॉमन है। इसमें जो मैनिपुलेटर होता है ना, वो आपको एहसास दिला देता है कि आप जो भी बोल रहे वो खास महत्व का नहीं है, और वो आपसे ये कहेगा कि उस दिन जो कुछ हुआ था उसको लेकर आप ज़्यादा ही ड्रामेटिक हो रहे, ज़्यादा ही इमोशनल हो रहे। इतना ड्रामेटिक और इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि वो आपकी बातों का महत्व कम करने की कोशिश करेगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे गैसलाइटिंग की जाती है। भले ही आपको ये सब तरीके खतरनाक ना लगें, लेकिन अगर आप किसी इंसान पर पूरे तरीके से डिपेंडेंट हैं और आपके साथ ये सब चीज़ें लंबे समय से हो रही, तो ये सब बहुत ही खतरनाक हो जाता है। आपकी अपनी लाइफ पर जो कंट्रोल होता है ना, वो लगभग खत्म सा हो जाता है। चलिए अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे कि आप गैसलाइट हो रहे या फिर नहीं। जब भी कोई इंसान आपको गैसलाइट करेगा ना, तो आपके जीवन में ढेर सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। उन प्रॉब्लम्स को ठीक से एनालाइज करके आप पहचान सकते हैं कि आप गैसलाइट हो रहे अथवा नहीं। किसी घटना के बारे में कुछ समय पहले तक आपको अच्छे से पता था कि ऐसा हुआ था, लेकिन अब अगर आपके मन में डाउट आ रहा और आप ये सोच रहे कि सच में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, तो शायद आप गैसलाइट किए जा रहे। आप बिल्कुल अलग थलग पड़ चुके हैं, आपके साइड की स्टोरी पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा, तो शायद आप गैसलाइट किए जा रहे। आपको अच्छे से पता है कि आपकी गलती नहीं है, इसके बावजूद भी आपको ये लगने लगा है कि आपको ही माफी मांगनी पड़ेगी, तो आप गैसलाइट किए जा रहे। जब भी कोई हमें गैसलाइट करता है ना, तो उसका असर ये होता है कि धीरे धीरे जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ एस्टीम होता है, वो खत्म होता चला जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा ना, तो देखिए कोई आपको गैसलाइट तो नहीं कर रहा। लाइफ के किसी बुरी सिचुएशन में आप फंस चुके हैं, आप परेशान हैं, सब बदलना चाहते हैं, इसके बावजूद भी आप बदल नहीं पा रहे। आप होपलेस हो चुके हैं, आपकी साइड की स्टोरी पर, आपकी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा, तो शायद आपको गैसलाइट किया जा चुका है। जब भी कोई आपको गैसलाइट करेगा ना, तो आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, एंजाइटी अपने पीक पर होगी, सेल्फ एस्टीम खत्म हो चुका होगा और आप अपनी लाइफ के डिसीजन तक नहीं ले पाओगे। और अगर चीजें अपने एक्सट्रीम तक पहुंच चुकी हैं, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप पागल हो रहे। अब हम ये समझ लेते हैं कि लोग ऐसा करते क्यों हैं। जो एब्यूसिव और टॉक्सिक रिलेशनशिप होती है, वहां पर गैसलाइटिंग बहुत ही कॉमन होती है। ये जो एब्यूसिव और टॉक्सिक रिलेशनशिप प्रोफेशनल लाइफ से भी जुड़ी हो सकती है और पर्सनल लाइफ से भी जुड़ी हो सकती है। इसमें जो मैनिपुलेटर होता है ना, वो अपने टारगेट को पूरे तरीके से कंट्रोल करने के लिए और खुद पर डिपेंडेंट बनाने के लिए ऐसा करता है। जैसे ही सामने वाला इंसान मैनिपुलेटर पर पूरे तरीके से डिपेंडेंट हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा, मैनिपुलेटर जैसा चाहेगा वैसे उसको मिसयूज करेगा। अगर आप गैसलाइट किए जा रहे हैं, तो आप कैसे डील कर सकते हैं, अब ये समझ लो। हमेशा हर एक डिसीजन के लिए, हर एक बात के लिए सामने वाले का मुंह ताकना बंद करो। खुद की इंस्टिंक्ट और गट लेवल फीलिंग पर भरोसा करना सीखो। जब भी मैनिपुलेटर कुछ गलत बिहेव करे ना, तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखो और आगे चलकर जब भी आप उसे याद दिलाओगे कि तुमने उस दिन ऐसा क्यों किया था, तो पता है क्या कहेगा कि उसने ऐसा नहीं किया था। तब आप उसे कायदे से याद दिलाओ कि किस दिन, कितने बजे, किन लोगों के सामने तुमने बदतमीजी की थी। किसी एक पर डिपेंडेंसी मत बनाओ और अपनों से खुद को आइसोलेट मत करो। आपके लाइफ में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जिनसे आप सारी बातें शेयर कर सकें, उनके सुझाव जान सकें, उनका पर्सपेक्टिव जान सकें। अगर पॉसिबल हो तो मैनिपुलेटर से दूर हो जाओ। इमोशनल कमजोरी के चलते उससे जुड़े रहने की कोशिश मत करो। जब आपको ऐसा लगने लगे कि ऊपर मैंने जितने भी सुझाव दिए हैं वो आपके काम नहीं आ रहे, आप खुद को बचा नहीं पा रहे, तो मैं हूं यहां पर।
प्रोजेक्शन एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसमें कोई इंसान अपनी गलतियों को, अपनी निगेटिव इमोशंस को दूसरों पर थोप देता है। यह एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म भी है जिसमें हम इंसान अपनी निगेटिव इमोशंस और निगेटिव बिहेवियर की जिम्मेदारी लेने से बचने का प्रयास करते हैं। इसका प्रयोग हर एक इंसान करता है, थोड़ी बहुत मात्रा में। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम इंसानों के अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी पाई जाती है जिसमें हम अपनी निगेटिव इमोशंस, निगेटिव बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी और पर थोपने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो किसी दिन मुझे गुस्सा आ गया तो मैं क्या कहूँगा कि तुम्हारी वजह से मुझे गुस्सा आया। या फिर जब कभी हम लाइफ की बुरी सिचुएशन में फंस जाते हैं ना, तो भी क्या कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। कुल मिलाकर यह एक नॉर्मल बात है, क्योंकि अगर मान लो मुझे गुस्सा आया हो सकता है सच में सामने वाले की गलती हो। तो अगर आप थोड़ा बहुत प्रोजेक्शन करते हैं ना तो बुरा नहीं है, क्योंकि हर बात के लिए खुद को दोष देना भी ठीक नहीं। हर बात के लिए अगर आप खुद को दोष दोगे तो जल्द ही आप खुद से नफरत भी करने लगोगे। और वैसे भी दूसरा भी तो दोषी हो सकता है, क्योंकि हम इंसान क्या हैं, एक सामाजिक प्राणी। हम लोग एक समाज बनाकर रहते हैं जिसमें हम दूसरों को प्रभावित भी करते हैं और दूसरों से प्रभावित भी होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि सामने वाले इंसान ने गलती की हो और आपको गुस्सा आ गया। कहने का मतलब थोड़ा बहुत चलता है और ये जरूरी भी है। लेकिन अगर कोई इंसान मैनिपुलेटिव है या फिर उसके अंदर किसी दूसरी डार्क पर्सनालिटी के लक्षण काफ़ी ज़्यादा हैं, तो फिर वो इंसान यही प्रोजेक्शन एक सीमा से ज़्यादा करेगा। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपके लिए एक काम की जानकारी कि अब आप अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे से शेयर कर सकते हैं और मेरी सलाह भी पा सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा उस नंबर पर सुबह 9 से 10 और दोपहर 1 से 2 के बीच में कॉल करके अपना टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमें फॉलो ना किया हो तो फिर फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो में मैं अलग अलग उदाहरण से ये समझाने वाला हूँ कि प्रोजेक्शन कैसे किया जाता है और इसका रिजल्ट क्या होता है। और ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब कोई इंसान आप पर प्रोजेक्शन करे तो आप क्या कर सकते हैं। जो लोग टॉक्सिक होते हैं ना, उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना। ये लोग हमेशा दूसरों को ही दोष देंगे, इवन बड़ी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी दूसरों को ही दोषी ठहराएंगे। कुल मिलाकर ये लोग अपनी निगेटिव इमोशंस और निगेटिव बिहेवियर को दूसरों पर थोपने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे मान लो आपका बॉस अक्सर ऑफिस लेट आता है, तो अगर आप एक दिन भी लेट हो जाएंगे ना तो सीधे आपको दोष दे देगा कि आप अक्सर लेट हो जाते हो। दूसरा उदाहरण, मान लो जो इंसान क्लेप्टोमैनियक है वो दूसरों से ये कहता फिरे कि उसका सामान चोरी हो गया है। तीसरा उदाहरण, मान लो कोई इंसान झूठ बहुत ही ज़्यादा बोलता है, तो हो सकता है वो आपसे ये कहे कि उसे झूठ से सख्त नफरत है, इसके बावजूद भी आपने उससे झूठ बोला। जो इंसान रिलेशनशिप में चीट कर रहा है या फिर जिसका माइंडसेट चीटिंग वाला है, यानी कि जिसने ऑलरेडी कई लोगों को चीट कर रखा है, हो सकता है कि वो इंसान आपसे ये कहे कि आप उसे चीट कर रहे। अगर ना भी कहे तो हो सकता है कि वो अपने बिहेवियर से आपको एहसास दिला दे कि वो आप पर शक कर रहा इस बात पर कि कहीं आप उसे चीट तो नहीं कर रहे। एक उदाहरण से समझा देता हूँ। मान लो आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा, तो पता है वो क्या करेगा? आपकी फ़ोन कॉल चेक करेगा, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करेगा, आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करेगा। अगर आप कहीं बाहर जाएंगे या जाएंगी तो अगर आप 5 मिनट भी लेट हो गए ना तो प्रश्न होगा कि कहाँ थे इतनी देर तक। नॉर्मल पार्टनर ये सब तब करेगा जब आप कुछ अलग तरीके से बिहेव करने लगे, मेंटली अपसेंट रहने लगे, तो हो सकता है कि उसके अंदर इनसिक्योरिटी आए और वो आपकी जासूसी करने लगे। लेकिन जो इंसान मैनिपुलेटिव है, खुद ही चीट कर रहा, वो ऐसी हरकतें तब करेगा जब आप बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे। अब प्रोजेक्शन का रिजल्ट क्या होता है ये भी समझ लो। मैनिपुलेटर से काम करते हैं आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको हमेशा डिफेंसिव मोड में रखने के लिए। ये मैनिपुलेटर बहुत ही छोटी छोटी बातों को भी अपने दिमाग में रखते हैं जिससे कि सही समय पर उन छोटी छोटी बातों का प्रयोग करके आपको कंट्रोल किया जा सके। मान लो आपका पार्टनर, जो कि एक मैनिपुलेटिव इंसान भी है, आप पर एक बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा देगा और जैसे ही वो इंसान आप पर इल्ज़ाम लगाएगा आपके दिमाग में आएगा कि उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि उसने जो इल्ज़ाम लगाया है वो ठीक नहीं है। कुल मिलाकर आप सफाई देने का सोचोगे, जबकि आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सफाई वो देता है जो गलती करता है और आप बिना गलती के ही सफाई देने लगे। तो यहाँ पर आपका बॉस कौन बन गया? वो मैनिपुलेटिव पार्टनर।
एक और उदाहरण से समझा देता हूँ। मान लो जो आपका पार्टनर है वो एक मैनिपुलेटिव इंसान है और आपको किसी दिन पता चलता है कि वो आपको चीट कर रहा, तो इससे पहले कि आप उससे इस टॉपिक पर बात करते उसने पहले ही आपको दोष दे दिया कि आप उसे चीट कर रहे। तो फिर क्या होगा? सबसे पहले आप अपनी सफाई देने का सोचोगे। इसके बाद आपकी हिम्मत कमज़ोर पड़ जाएगी कि आप अपने पार्टनर से कह सको कि तुम मुझे क्यों चीट कर रहे, क्योंकि आपके पार्टनर ने आप पर पहले ही इल्ज़ाम लगाकर आपको डिफेंसिव मोड में पहुंचा दिया है। और अगर हिम्मत करके अपने पार्टनर से कह भी देते हो कि तुम मुझे क्यों चीट कर रहे, तो वो पता है क्या कहेगा कि मैंने तुमसे जवाब मांगा था और तुम उल्टा मेरे पर ही इल्ज़ाम लगाने लगे। जब भी आप किसी मुद्दे पर सफाई दे रहे होते हैं ना, तो आप उस वक्त बॉस नहीं होते, वो इंसान बॉस होता है जिसको आप सफाई दे रहे होते हो। तो एक मैनिपुलेटिव पार्टनर आप पर साइकोलॉजिकल प्रेशर और कंट्रोल बनाने के लिए समय समय पर छोटी छोटी बातों पर दोष देता रहेगा। इतनी छोटी बातों पर वो आपको दोष देगा कि आप ये सोचेंगे कि कोई इंसान भला इतनी छोटी छोटी बातों पर दोष कैसे दे सकता है। लेकिन वो मैनिपुलेटिव पार्टनर आप पर इन बिना महत्व की चीज़ों पर भी दोष देता रहेगा और हर बार आपसे सफाई मांगता रहेगा। इसका फाइनल रिजल्ट ये होगा कि वो मैनिपुलेटिव इंसान आपकी लाइफ में धीरे धीरे पूरा कंट्रोल पा लेगा और आपको पता तक नहीं चलेगा। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जब भी कोई इंसान आप पर अपने नेगेटिव इमोशंस को थोपता है ना, तो आप नेचुरली उस इंसान के लिए सिंपैथी यानी कि सहानुभूति और कंपैशन यानी कि एक तरीके का लगाव फील करने लगते हो। जैसे कि किसी ने आप पर आरोप लगा दिया कि आपने उस दिन मेरे से गलत बिहेव क्यों किया था, तो आप तुरंत सफाई देने लगोगे और क्या कहोगे कि नहीं दोस्त, मैंने ऐसा नहीं किया था और अगर गलती से कुछ हुआ हो तो उसके लिए सॉरी। कुल मिलाकर आप उसको पूरे तरीके से रिलैक्स करने की कोशिश करोगे और आप ऐसा इसलिए करोगे क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उसके लिए सिंपैथी को महसूस किया है। जब कोई मैनिपुलेटिव इंसान कई लोगों के सामने आप पर झूठा इल्ज़ाम लगाएगा ना, तो शायद आप जवाब देना ना चाहो, क्योंकि आपको पता है कि झूठे इल्ज़ाम पर क्या ही सफाई देनी। लेकिन आपके आसपास जो लोग होंगे ना, वो आपसे जवाब की उम्मीद करने लगेंगे और हो सकता है आपसे ये कहने लगे कि तुम इतना शांत क्यों हो, अपना भी तो पक्ष रखो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके आसपास जो लोग होते हैं ना, जो खुद को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं लेकिन होते नहीं हैं। वो ये सोचते हैं कि ऐसी सिचुएशन में अगर वो होते तो क्या करते, तुरंत सफाई देने लगते। बड़ा मुश्किल होता है ना ऐसे में कि आप उस झूठे इल्ज़ाम का कोई जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन आपके आसपास जो लोग होते हैं ना, वो जवाब की उम्मीद कर रहे होते हैं। तो जब भी कोई इंसान आप पर प्रोजेक्शन करे ना, तो अपनी इमोशंस को साइड में रखना और कोशिश करना कि तर्कशील होकर उस सिचुएशन को हैंडल करो। कुल मिलाकर अगर सामने वाला इंसान अपने दिमाग का गलत प्रयोग कर रहा ना, तो आप अपनी इमोशन से उसका जवाब मत देना। अगर सामने वाला इंसान शातिर है तो आप भी अपने दिमाग की क्षमता उसे दिखा दो। हम सब के पास एक सोशल सपोर्ट सिस्टम जरूर होता है, जिसमें हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे दोस्त और हमारा भला चाहने वाले लोग शामिल होते हैं। ये लोग बुरे समय में हमारी मदद करते हैं, रास्ता दिखाते हैं और जब भी हमें कोई सुझाव या सलाह चाहिए होती है तो सबसे पहले हम इन्हीं से सुझाव और सलाह भी लेते हैं। तो जो मैनिपुलेटर्स होते हैं ना, वो अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी को अपने कंट्रोल में करना है, किसी को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाना है, तो सबसे पहले उस इंसान को उसके सपोर्ट सिस्टम से दूर करना होगा। तो मैनिपुलेटर्स अपने टारगेट को हर उस इंसान से दूर करने का प्रयास करते हैं जिससे वो अपनी बातें शेयर करता है या फिर शेयर करती है, जिससे कि मैनिपुलेटर जब अपने टारगेट को यूज करना शुरू करे तो वो उसके पास कोई ना हो जिससे कि वो मदद मांग सके। तो यहाँ पर मैनिपुलेटर्स मुख्यतः दो काम करते हैं। पहला, अपने टारगेट को अपनों से दूर कर देते हैं, अपनों से पूरे तरीके से काट देते हैं। और दूसरा, मैनिपुलेटर्स अपने टारगेट को खुद पर पूरे तरीके से डिपेंडेंट भी बना देते हैं। एक बात ध्यान देने वाली है कि बिना आइसोलेशन के जो मैनिपुलेशन होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि मान लो मेरे जीवन में 5 ऐसे लोग हैं जिनसे मैं अपनी सारी बातें शेयर करता हूँ, यानी कि वो मेरे सपोर्ट सिस्टम है। तो जो मैनिपुलेटर होगा ना, वो मुझे एक सीमा से अधिक मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास 5 लोगों का सपोर्ट सिस्टम है। जैसे ही मैं अपनी प्रॉब्लम्स को इन 5 लोगों को शेयर करूंगा, मुझे 5 अलग अलग दृष्टिकोण मिल सकते हैं। और साथ ही मान लो मैनिपुलेटर किसी दिन मेरे से बदतमीजी करता है और जैसे ही वो बदतमीजी करता है, मैं इन 5 लोगों को बता देता हूँ, तो क्या होगा, ये 5 लोग मेरे सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे।
तो अगर कोई इंसान मुझे मैनिपुलेट करना चाहेगा ना, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, इन 5 लोगों से मेरी बुराई करा के उनसे मुझे दूर कर देगा। और साथ में वो मैनिपुलेटर मुझे ये भी एहसास दिलाने का प्रयास करेगा कि वो मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा, वो मेरा भला चाहता है और वही मेरा सच्चा साथी भी है। तो अगर कोई मैनिपुलेटर मुझे इन 5 लोगों से दूर कर देता है, यानी कि मुझे मेरे सपोर्ट सिस्टम से काट देता है ना, तो मेरे पास अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए सिर्फ एक इंसान बचेगा, और वो कौन होगा, वही मैनिपुलेटर। तो यहाँ पर बड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि अगर मुझे दुनिया से कोई समस्या होगी ना, तो मैं किससे शेयर कर सकता हूँ, उस मैनिपुलेटर से। लेकिन अगर वो मैनिपुलेटर ही मेरे जीवन में समस्याएं खड़ी करने लगेगा ना, तो मेरे पास कोई भी नहीं होगा। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई इंसान आपको अपने सपोर्ट सिस्टम से दूर करने लगे आपकी कान भरकर, तो सतर्क हो जाइएगा, आपके जीवन में शायद समस्याएं आने वाली हैं। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपके लिए एक काम की जानकारी कि अब आप अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे से शेयर कर सकते हैं और मेरी सलाह भी पा सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा उस नंबर पर सुबह 9 से 10 और दोपहर 1 से 2 के बीच में कॉल करके अपना टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमें फॉलो ना किया हो तो फिर फॉलो कर लीजिए। तो चलिए अब मैं आपको एक उदाहरण से चीज़ों को डिटेल में समझा देता हूँ। और हाँ, जब भी मैं आपको उदाहरण दिया करूँ ना, तो आप नाराज मत हुआ करो कि ये क्या बात हुई, लड़कियाँ भी तो ऐसा करती हैं या फिर लड़के भी तो ऐसा करते हैं। भाई मैं उदाहरण दे रहा, और कोई एक ही उदाहरण दूंगा ना, तो कभी मैं मेल को विलेन बना देता हूँ तो कभी फीमेल को। बाकी आपके पास दिमाग तो है ही, तो प्लीज़ दिमाग का यूज़ चीज़ों को समझने के लिए किया कीजिए, ना कि मेरे पर गुस्सा निकालने के लिए। मान लो आप एक लड़की हैं और आपके जीवन में एक लड़का आता है। जैसे ही आपने उस लड़के को देखा, उससे थोड़ी बहुत बातें की, आपको क्या लगने लगा कि यही तो है आपके सपनों का राजकुमार। बस सपने में सफ़ेद घोड़े में आया था, जबकि अभी पैदल ही आया है। फिर क्या था, उस सपनों के राजकुमार के साथ आप तरह तरह के सपने देखने लगी। लेकिन जो सपनों का राजकुमार था ना, वो एक मैनिपुलेटर था। सच्चाई ये है कि वो मैनिपुलेटर था, इसी वजह से वो आपको इतना ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि उसने ठीक उसी तरीके से बिहेव किया जैसा कि आपको पसंद था। तो अब वो जो मैनिपुलेटर है, यानी कि आपके सपनों का राजकुमार है, वो आपका सेक्सुअली या फिर किसी और तरीके से मिसयूज करना चाहता है। तो वो सबसे पहले ये देखेगा कि आपके आसपास कौन कौन से लोग हैं और उनके और आपके बीच में संबंध कैसे हैं। अब मान लो उसे ये पता चला कि आपका आपकी सिस्टर के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, लेकिन उसे बाद में ये भी पता चलता है कि एक मुद्दे पर आपका आपकी सिस्टर के साथ मतभेद भी है। तो वो पता है क्या करेगा, आपकी सिस्टर जो आपकी सपोर्ट सिस्टम है, उससे आपको दूर करने के लिए उस मुद्दे को भड़काने की कोशिश करेगा जिस मुद्दे पर आपका आपकी सिस्टर के साथ मतभेद है। फिर आप क्या करेंगी, अपनी सिस्टर से दूरी बना लेंगी, उससे बातों को छुपाने लगेंगी, जबकि इस इंसान के और पास जाएंगी, क्योंकि ये इंसान लगातार आपको सपोर्ट कर रहा है या फिर सपोर्ट करने की एक्टिंग कर रहा। अब मान लो जब वो आपके बारे में जान रहा था, तो उसको ये पता चला कि एक और इंसान है जिसके साथ आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है और आप उससे सारी बातें शेयर करती हैं, लेकिन उससे आपका कोई भी मतभेद नहीं है। तो फिर ये क्या करेगा, वहाँ थोड़ा समय लेगा, लेकिन उस इंसान से भी आपको दूर कर देगा, झूठ का प्रयोग करके, अविश्वास को बढ़ावा देकर या फिर इमोशनल ब्लैकमेल करके। अब आपके पास जब कोई नहीं बचेगा ना, तो ये मैनिपुलेटर आपके साथ खेल करना शुरू करेगा, और जब खेल शुरू हो चुका होगा तब आपके पास कोई नहीं होगा जिससे आप मदद मांग सकें। तो जब भी कोई आपको अपनों से दूर करने की कोशिश करे ना, तो इमोशंस को साइड में रखना और दिमाग के दूसरे हिस्से का प्रयोग करके ये जानने की कोशिश करना कि कहीं वो आपको आइसोलेट तो नहीं कर रहा। कई मैनिपुलेशन टेक्निक्स के लिए आइसोलेशन बहुत ही ज़रूरी होता है, जैसे कि बिना आइसोलेशन के गैस लाइटिंग लगभग असंभव है। आइसोलेशन काफ़ी अलग अलग तरीके से काम करता है, जैसे कि जो मैकियावेलियन माइंडसेट के नेता होते हैं ना, वो क्या करते हैं, धार्मिक समूहों और अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच में नफरत फैलाकर उन दोनों समूहों को एक दूसरे से आइसोलेट करके वोट पाने का प्रयास करते हैं। धार्मिक कट्टर समूहों के नेता कभी नहीं चाहेंगे कि आप दूसरे धर्म के बारे में जानें, दूसरे धर्म के लोगों से मिलें और उनकी किताबें पढ़ें। वो आपको दूसरे धर्म की हर एक जानकारी से आपको दूर करने की कोशिश करेंगे, या फिर उतनी ही जानकारी आप तक पहुंचने देंगे जितनी उनके एजेंडे में फिट बैठती है। तो यहाँ भी जो धार्मिक समूहों के नेता है ना, वो आपको आइसोलेट कर रहे हैं दूसरे समूह के लोगों से और सही जानकारी से। किस लिए? अपने फायदे के लिए। वर्क प्लेस में कैसे आइसोलेशन होता है वो भी समझ लो। हो सकता है कि आपको वो जानकारी आप तक पहुंचने ही ना दी जाए जो आपके प्रमोशन के लिए जरूरी हो। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं विदहोल्डिंग इंफॉर्मेशन।
इसको भी मैं एक उदाहरण से समझा देता हूँ। मान लो आपकी मैनेजर ने आपसे एक पर्सनल काम करने को कहा, जैसे कि उसके बच्चे को स्कूल से घर छोड़ दे, लेकिन आपने मना कर दिया। अब मैनेजर क्या कर सकता है? समझो, आप कंपनी की तरफ से विदेश जाने के सपने देख रहे थे और आप एक एलिजिबल कैंडिडेट भी थे, लेकिन जो आपका मैनेजर था ना, वो आप पर खुन्नस खाया बैठा था। तो उसने क्या किया कि वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचने ही नहीं दी और आपने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। तो अब आप मैनेजर की किसी भी रिक्वेस्ट को डिनाई करने से बचेंगे, भले ही आपके मैनेजर ने आपसे कितनी ही वाहियात रिक्वेस्ट की हो। एक मैनिपुलेटिव पर्सन आपको पनिश करने के लिए भी आइसोलेट कर सकता है। मान लो उस मैनिपुलेटिव इंसान ने आपसे किसी दिन कोई रिक्वेस्ट की, लेकिन आपने मना कर दिया। अब वो क्या कर सकता है? वो मैनिपुलेटिव इंसान हो सकता है एक दिन एक पार्टी रखे और वो सबको बुलाए, लेकिन आपको ना बुलाए, और अगले दिन जब आप उससे पूछे कि उसने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया था, तो हो सकता है वो जवाब देगा कि यार बिल्कुल भी याद नहीं रहा। लेकिन आपको एहसास हो जाएगा कि आपने उस दिन उसकी बात काटी थी, इस वजह से उसने आपको पार्टी में नहीं बुलाया। तो अगली बार उसकी बात काटने से पहले या फिर उसकी रिक्वेस्ट को डिनाई करने से पहले कई बार सोचेंगे, क्योंकि आपको उसकी सजा मिल चुकी है। तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया? आइसोलेशन का बेसिक्स। तो एक बात याद रखना, जब कोई इंसान आपको आइसोलेट करने की कोशिश करे तो इमोशनल कमजोरी या इमोशनल डिपेंडेंसी के चलते या फिर किसी और रीजन से खुद को पूरे तरीके से आइसोलेट मत कर लेना। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नाम से क्या लग रहा है कि जैसे यह कोई अच्छी चीज होती है, तो सच भी यही है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एक अच्छी चीज होती है। कैसे? अब यह समझ लो। पहला उदाहरण, जैसे कि आपका बच्चा दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, तो यदि आप उसे ये कहते हो कि बेटा अगर तुम आउटडोर गेम खेलोगे तो तुम्हें जल्दी एक साइकिल दिला दी जाएगी, तो ये क्या है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और यह एक अच्छी चीज है क्योंकि इसका यूज आप कर रहे हैं अपने बच्चे की बेहतरी के लिए। दूसरा उदाहरण, आप अपने एम्प्लॉय से ये कहते हो कि अगर इस काम को 15 दिन में कंप्लीट कर दिया तो मंथ के एंड में आपको सैलरी के साथ साथ बोनस भी मिलेगा। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? अपनी एम्प्लॉयज़ की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज कर रहे हैं। अब जो आपके एम्प्लॉयज़ होंगे उनके दिमाग में क्या आएगा कि यदि वो हार्ड वर्क करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? बोनस। तो हो सकता है कि वो हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दें। तीसरा उदाहरण, मान लो आपका बच्चा हरी सब्जी खाने में आनाकानी करता है, तो उससे ये कहो कि यदि तुम हरी सब्जी खाओगे तो साथ में तुम्हें आइसक्रीम भी मिलेगी। तो वो हो सकता है कि धीरे धीरे वो आइसक्रीम खाने के लालच में हरी सब्जी भी खाने लगे। तो है ना, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एक अच्छी चीज़, इसका यूज़ आपको भी करना चाहिए। लेकिन अगर कोई इंसान मैनिपुलेटर है तो यही पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एक मैनिपुलेशन टूल बन जाता है। कैसे? यही अब समझाने वाला हूँ उदाहरण से, जिससे कि अगर कोई मैनिपुलेटर आप पर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज करके कंट्रोल पाना चाहे तो आप सतर्क हो जाए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को फॉलो ना किया हो तो फिर फॉलो कर लीजिए। मैनिपुलेटर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज करते हैं आपको कंट्रोल करने के लिए, आपके बिहेवियर में परिवर्तन लाने के लिए और आपका फायदा उठाने के लिए। कैसे? मैं 4 अलग अलग उदाहरण से समझा देता हूँ। मान लो एक दिन एक मैनिपुलेटिव और टॉक्सिक हस्बैंड ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी की पिटाई कर दी। अब वो नहीं चाहता है कि उसकी जो पत्नी है इस इंसिडेंट के बारे में किसी को भी बताए। तो वो क्या कर सकता है? नंबर 1, हो सकता है थोड़ी देर बाद उसे कोई गिफ्ट ला के दे दे, या फिर ये कहे कि आज शाम का खाना रेस्टोरेंट में खाएंगे और थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार भी दिखा दे। तो यहाँ पर जो गिफ्ट है रेस्टोरेंट का खाना है और एक्स्ट्रा प्यार है, इसका यूज करके हस्बैंड आपके बिहेवियर को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा। मान लो एक मैनिपुलेटिव और टॉक्सिक वाइफ ने सबसे पहले क्या किया? काफी कोशिशों के बाद अपने हस्बैंड को यह एहसास दिला दिया कि वो सारे लोग जो कभी उसके अपने हुआ करते थे सब के सब बेकार लोग हैं। और उसने ये सब कैसे किया? माइंड गेम खेलकर, झूठ बोलकर, लड़ाई करवा के, अविश्वास को बढ़ावा देकर और इमोशनल ब्लैकमेल करके। इसी को बोलते हैं आइसोलेशन। अब जब हस्बैंड के पास कोई नहीं बचा तो अब वाइफ क्या करती है कि जब उसके हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं तो अपने हस्बैंड को खूब ऊट-पटांग बकती है, उसके सम्मान की ऐसी की तैसी कर देती है। लेकिन बाद में कुछ घंटे या कुछ दिनों के बाद अपने हस्बैंड को एक्स्ट्रा प्यार भी दिखाती है। तो यहाँ जो एक्स्ट्रा वाला प्यार है ना, ये क्या है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और इसका यूज़ कर रही है वाइफ अपने हस्बैंड को मैनिपुलेट करने के लिए। अब हस्बैंड को क्या लगता है कि कोई बात ना, उसकी वाइफ थोड़ा बदतमीज है, उसके सम्मान की ऐसी की तैसी कर देती है, लेकिन
प्यार भी तो करती है, और वैसे भी आजकल की दुनिया में सच्चा प्यार मिलना कितना मुश्किल है। मान लो किसी दिन आपने अपने बॉस को ऑफिस के रिसोर्सेज का यूज करके इलीगल काम के द्वारा पैसे बनाते हुए पकड़ लिया, तो बॉस क्या कर सकता है, आपको प्रमोशन का ऑफर दे सकता है, और जैसे ही आपको प्रमोशन का ऑफर मिलेगा आपका मुंह बंद हो जाएगा। मान लो एक पॉलिटिशियन है जो कि मैकियावेलियन माइंडसेट का है और वो सपना देख रहा है देश का तानाशाह बनने का, तो वो अपने पूरे कार्यकाल में जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं उनकी जड़ें खोदने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही चुनाव आने वाले होंगे वो बड़ी बड़ी घोषणाएं करना शुरू कर देगा, जैसे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये देंगे, वो देंगे, जिससे कि जो आम जनता है सब कुछ भूल कर फिर से उसे मौका दे दे। तो अगर आप पॉजिटिव इन्फोर्समेंट के लालच में आ जाते हैं ना, तो आपके साथ जो गलत बिहेवियर हो रहा वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अब मैनिपुलेटिव हस्बैंड, वाइफ, बॉस और पॉलिटिशियन को अच्छे से पता है कि इनके साथ कुछ भी करो अंत में इनको छोटा सा फायदा देना है और इनका मुंह बंद हो जाएगा। तो समझ आया किस तरीके से मैनिपुलेटर पॉजिटिव इन्फोर्समेंट का यूज कर सकते हैं आपको कंट्रोल करने के लिए और आपका फायदा उठाने के लिए। आगे के वीडियोज में मैं जिन साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक्स को डिस्कस करने वाला हूँ वो थोड़ी थोड़ी निगेटिव रीइंफोर्समेंट की कैटेगरी में आएंगी और थोड़ी थोड़ी पनिशमेंट की कैटेगरी में। लेकिन कैटेगरी का क्या करना है, हमें एग्जाम तो देना नहीं है, हमें तो चीज़ों को समझकर जो अपनी लाइफ का कंट्रोल है वो अपने हाथ में लेना है ना। तो पहले हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि निगेटिव रीइंफोर्समेंट होता क्या है, और उसके बाद जानेंगे कि कैसे एक मैनिपुलेटर निगेटिव रीइंफोर्समेंट का यूज करके हमें मैनिपुलेट कर सकता है। तो अगर आपने अभी तक हमें फॉलो ना किया हो तो फिर फॉलो कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको रीइंफोर्समेंट शब्द का मतलब समझा देता हूँ। सामने वाला इंसान किसी सिचुएशन में जिस तरह से बिहेव करने वाला है या फिर जो वो करने जा रहा वो जरूर करे, उससे पीछे ना हटे, इस बात को सुनिश्चित करना रीइंफोर्समेंट कहलाता है। तो निगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि जो सामने वाला इंसान काम करने जा रहा उस काम को करने में जो निगेटिव चीज़ें होने वाली हैं उन्हें हटा देना, जिससे कि जो सामने वाला इंसान है उन निगेटिव चीज़ों के डर से काम से पीछे ना हटे। तो इसमें कोई बुरी बात तो नज़र आ नहीं रही, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, अगर कोई इंसान मैनिपुलेटर होगा तो वह इन्हीं टेक्निक का यूज करके आपको मैनिपुलेट भी तो कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको निगेटिव रीइंफोर्समेंट को कुछ उदाहरण से समझा देता हूँ। पहला उदाहरण, आप समुद्र किनारे जाना चाहते हो सैर करने के लिए, लेकिन आपको डर है कि कहीं आपकी स्किन ना जल जाए सनबर्न की वजह से, तो आप क्या करोगे, सनस्क्रीन लगा लोगे। तो आपने क्या किया है कि जो निगेटिव आउटकम है यानी कि सनबर्न की समस्या, उससे बचने के लिए आपने क्या किया, सनस्क्रीन का यूज कर लिया। अब आप जरूर जाओगे। दूसरा उदाहरण, किचन बहुत ही ज़्यादा गंदा है और आज आपकी वाइफ मायके से वापस आने वाली है और आपको अच्छे से पता है कि उसने अगर किचन को इस हालत में देख लिया तो घर में तांडव मच जाएगा। तो आप इस निगेटिव आउटकम यानी कि तांडव को अपनी लाइफ से दूर करना चाहोगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि वाइफ के आने से पहले ही किचन साफ कर दोगे। तीसरा उदाहरण, आप कार से कहीं जा रहे थे, तभी आपने ये देखा कि पीछे एक कार वाला लगातार पे किए पड़ा है यानी कि हॉर्न पे हॉर्न दिए पड़ा है। तो ये क्या है, नेगेटिव आउटकम। इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे कि उसको रास्ता दे देंगे और कहेंगे भाई तू ही निकल जा। चौथा उदाहरण, एक स्कूल में क्या होता है कि बच्चों को रोज होमवर्क दिया जाता है, लेकिन तभी आपने एज ए टीचर यह अनाउंस करा दिया कि जो बच्चा एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेगा उसे हफ्ते में 3 दिन होमवर्क नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपने एक बिहेवियर, कौन सा, कि बच्चे मन लगाकर पढ़ें, उसे सुनिश्चित करने के लिए यानी कि रीइंफोर्स करने के लिए क्या किया, एक निगेटिव आउटकम यानी कि होमवर्क को हटा दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि निगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है। अब ये समझ लेते हैं कि एक मैनिपुलेटर इसका यूज कैसे करता है। पहला उदाहरण, मान लो आपको पता है कि अगर आप अपनी पत्नी के हिसाब से नहीं चले, नहीं बिहेव किए, तो पत्नी आपको इग्नोर कर सकती है और आपको बुरा भला भी बोल सकती है। तो यहाँ पर जो निगेटिव स्टिमुलस है यानी कि पत्नी का आप पर चीखना चिल्लाना, उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, आप वही काम करेंगे जो कि पत्नी चाहेगी। तो यहाँ पर पत्नी एक मैनिपुलेटर के रूप में है जो अपने पति को हिंट दे रही है कि अगर तुम मेरे हिसाब से नहीं चलोगे तो ये सब नेगेटिव चीज़ें होंगी, तो यदि तुम मेरे हिसाब से चलते हो तो इन सब चीज़ों से बच सकते हो। इसी तरह से हस्बैंड के साइड से भी मैनिपुलेशन हो सकता है। इसका उदाहरण आप खुद ही सोच लो।
एक और उदाहरण, ऐसी लोकतांत्रिक सरकारें जिनके अंदर नैतिक बल का अभाव होता है, यानी कि लोकतांत्रिक नैतिकता का अभाव होता है, वो क्या कर सकती हैं, मीडिया हाउसेस को ये मैसेज दे सकती हैं कि अगर तुम मेरे खिलाफ छापोगे तो तुम्हारे घर जांच एजेंसियां पहुंच सकती हैं। तो यहाँ पर सरकार क्या है, एक मैनिपुलेटर जो मीडिया हाउसेस को संकेत दे रही कि अगर तुम मेरे खिलाफ नहीं छापोगे तो निगेटिव आउटकम यानी कि जांच एजेंसियों से बच सकते हो। तो मीडिया हाउस वाले क्या करेंगे, निगेटिव आउटकम यानी कि जांच एजेंसियों से बचने के लिए सरकार के खिलाफ छापना बंद कर देंगे। अब सरकार मीडिया हाउस को कंट्रोल करने के लिए एक कदम आगे भी बढ़ सकती है, यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का भी यूज कर सकती है और मीडिया हाउसेस से कह सकती है कि अगर तुम मेरे हिसाब से खबरें छापो, मेरे पक्ष में खबरें छापोगे तो तुम्हें सरकारी एडवर्टीजमेंट भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैनिपुलेटर है यानी कि सरकार है, वो निगेटिव रीइंफोर्समेंट से यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि उसके खिलाफ न खबरें छपें और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज करके यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि मीडिया हाउसेस उसके पक्ष में खबरें छापें। बाहर से देखने में जो निगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है और पनिशमेंट होता है वो एक जैसे लगते हैं, लेकिन सच ये है कि इन दोनों में अंतर होता है। किसी इंसान के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए अगर अनवांटेड चीजें ऐड की जा रही तो वह क्या होगा, पनिशमेंट। लेकिन अगर अनवांटेड चीजें हटाई जा रही तो वह क्या होगा, निगेटिव रीइंफोर्समेंट। जैसे मान लो हस्बैंड के बिहेवियर का ही हिस्सा है कि यदि वाइफ उसके हिसाब से नहीं चलती तो वो अपनी वाइफ पर चिल्लाता है और उसे खर्च के लिए पैसे नहीं देता, तो वाइफ क्या करेगी, इन नेगेटिव चीज़ों से बचने के लिए अपने हस्बैंड के हिसाब से चलेगी। ये क्या हुआ, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। वहीं पनिशमेंट में क्या होता है, समझो मान लो जो हस्बैंड है वो ये चाहता है कि उसकी वाइफ किसी पर्टिकुलर इंसान से बात ना करे, तो यदि उसकी वाइफ उस इंसान से बात कर लेती है तो उसको पनिश करने के लिए हस्बैंड क्या कर सकता है, उसका फ़ोन छीन सकता है। तो यहाँ पर फ़ोन का छीन जाना एक निगेटिव स्टिमुलस है जो कि बाद में ऐड हुआ है, इस वजह से ये क्या हुआ, पनिशमेंट। ये जो नैगिंग होती है ना, ये कुछ हद तक निगेटिव रीइंफोर्समेंट से मिलती जुलती है। नैगिंग इज आल्सो नोन एज हेक्टरिंग एंड पेस्टरिंग। नैगिंग एक मैनिपुलेशन टेक्निक है। इसमें मान लो आपका किसी काम को करने का मन नहीं है या फिर आपने प्रॉमिस किया है कि वो काम आप बाद में करेंगे, लेकिन जो मैनिपुलेटर है वो ये चाहता है कि वो काम आप अभी करें, तो वो लगातार आपसे रिक्वेस्ट करता रहेगा। कैसे, प्लीज प्लीज प्लीज। इसमें क्या होता है, मान लो कि दो इंसान आपस में बात कर रहे थे, फिर उसमें जो मैनिपुलेटर होता है वो सामने वाले इंसान से कोई रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन सामने वाला इंसान मना कर देगा। फिर जो मैनिपुलेटर है वो बार बार रिक्वेस्ट करेगा, जबकि सामने वाला इंसान बार बार मना करेगा। फिर उस परिस्थिति में तनाव बढ़ता जाएगा। इसके बाद क्या होगा, जो उनमें से समझदार इंसान होगा, वो मैनिपुलेटर तो होगा नहीं क्योंकि वही तो खेल खेल रहा, तो जो सामने वाला इंसान होगा वो बात को मान लेगा क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि बात आगे बढ़े और बहस हो जाए। वैसे नैगिंग इतनी भी निगेटिव नहीं होती और कहीं कहीं तो ये बहुत ज़रूरी भी होती है और हम सब इसका यूज़ भी करते हैं। जैसे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपने बच्चों की आदत बदलने के लिए या फिर नई आदत डलवाने के लिए नैगिंग का सहारा ले सकते हैं। जैसे मान लो आपका जो बच्चा है वो सुबह देर तक सोता है, तो एज ए पेरेंट्स आप क्या करेंगे, उससे सुबह 6 बजे से ही उठने के लिए कहना शुरू कर देंगे और बार बार कहेंगे। फिर जैसे ही सुबह के 6:30 बजेंगे, पता है आप अपने बच्चे से क्या कहेंगे, आप कहेंगे, हे भगवान 9 बज गए हैं, सूरज ऊपर चढ़ आया है, धूप निकल आई है, धरती खोलने लगी है, अब तो उठ जा। अब बच्चा अच्छे से जानता है कि धरती नहीं चाय खोल रही है और 9 नहीं 6:30 बजे हुए हैं, लेकिन फिर भी उठ जाएगा क्योंकि उसे नैगिंग से बचना है। इसी तरह जो हमारे अपने लोग होते हैं ना, वो कभी कभी हमारे भले के लिए नैगिंग करते हैं। कहने का मतलब हेल्दी रिलेशनशिप में कुछ हद तक नैगिंग जरूरी भी होती है, लेकिन अगर किसी इंसान के अंदर डार्क पर्सनालिटी से जुड़े हुए जो लक्षण हैं वो हावी हैं, तो वह इंसान इसी नैगिंग का प्रयोग करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है और वो स्वयं फ़ायदा उठा सकता है। तो आपके लिए ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इंसान नैगिंग कर रहा उसके पीछे की इंटेंशंस क्या हैं, और इसको जानने के लिए आपको 4 बातों का ध्यान रखना है। पहला, ये देखो कि जो इंसान नैगिंग कर रहा और जिस काम के लिए नैगिंग कर रहा, क्या उसमें सिर्फ उसी का फ़ायदा होने वाला है। दूसरा, ये जानने की कोशिश करो कि जो नैगिंग हो रही है उसमें दबाव का एलिमेंट कितना शामिल है, यानी कि कहीं नैगिंग फोर्सफुल तो नहीं है।
तीसरा, मान लो कोई इंसान नैगिंग कर रहा और बार बार आप उसे मना कर दे रहे, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में या फिर उसके द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों में कहीं गुस्सा तो नजर नहीं आ रहा। चौथा, अगर आप सामने वाले इंसान की बात नहीं मान रहे तो वो कहीं ऐसे शब्दों का या फिर ऐसी बातों का प्रयोग तो नहीं कर रहा जिससे कि आपको गिल्ट महसूस हो रहा हो। अगर इनमें से एक या फिर एक से ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही तो ये बिल्कुल सही समय है कि आप अपनी इमोशंस को साइड में रखें और अपनी दिमाग की क्षमता का दोहन करें। कहने का मतलब आप अपने दिमाग को एक्टिव कर लीजिए, क्योंकि सामने वाले इंसान की जो इंटेंशंस हैं वो ठीक नहीं लग रही। कुल मिलाकर जब कोई डार्क ट्रेड्स वाला इंसान नैगिंग करेगा तो थोड़ी ही देर बाद कुछ ऐसा मैसेज देगा कि मेरी बात मानो, नहीं तो, और इस नहीं तो में कुछ ऐसा शामिल होगा जो आपके लिए नुकसानदेह होगा। एक बात और, थोड़ी देर पहले मैंने आपको 4 बातें बताई, लेकिन उसके अपवाद भी हो सकते हैं। मान लो जो आपका हस्बैंड है, वाइफ है या फिर गर्लफ्रेंड है, उसके साथ में कुछ कंट्रोल इश्यूज हैं, यानी कि वो आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। कम बुरा लगाना, चलिए दूसरे शब्दों का प्रयोग कर देता हूँ। मान लो वो आपको अपने जूतों की नोक में रखना चाहता है या फिर चाहती है, तो हो सकता है कि जब वो नैगिंग करे तो वहाँ भी दबाव का एलिमेंट शामिल हो। तो यहाँ पर आपका अपने पार्टनर के जूतों की नोक पे रहना बुरा हो सकता है और आपकी मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन ये जो नैगिंग है, ये नैगिंग डार्क ट्रेड्स वाले लोगों की तुलना में कम खतरनाक होगी, बशर्ते आपके पार्टनर में डार्क पर्सनालिटी के लक्षण शामिल ना हो। अगर उसी में ये लक्षण शामिल हैं तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको खतरे को ढूंढना कहीं और नहीं जाना, आपके बगल में ही बैठा है। मुझे सीरियस टॉपिक में मजाक नहीं करना चाहिए ना, सॉरी। तो फाइनल लाइन, जब कोई इंसान नैगिंग करते हुए आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा हो, लेकिन उसकी जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट कम डिमांड ज़्यादा लग रही हो, तो शायद कुछ गड़बड़ है। येलिंग का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना, और साथ में इसमें रोना धोना भी शामिल हो सकता है। ये दिखने में कुछ ऐसा होता है। येलिंग एक मैनिपुलेशन टेक्निक है। कैसे, समझो जरा। जब भी कोई इंसान हम पर चीखता है, चिल्लाता है, तो हम काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं और साथ में डर भी जाते हैं, और फाइनली क्या होता है कि हम सामने वाले इंसान की बात मान लेते हैं। जब भी कोई इंसान येलिंग करता है तो वो हमें 2 तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। पहला, जब कोई इंसान हम पर चीखेगा, चिल्लाएगा तो हम बैक फुट पर आ जाएंगे और फिर वो हमें डोमिनेट कर लेगा, यानी कि हम पर हावी हो जाएगा। और दूसरा, जब कोई मैनिपुलेटर कई लोगों के बीच चीखे, चिल्लाए, रोए और बोले कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, तो वो खुद को विक्टिम दिखा के और आसपास के लोगों की सिंपैथी पाकर आप पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा। लेकिन एक बात बता दें कि हर एक चीखना चिल्लाना बुरा नहीं होता। हो सकता है कि जो सामने इंसान हो वो बहुत ही ज़्यादा शातिर हो, वो दुनिया के सामने तो अच्छा बना रहे लेकिन पीछे से खेल करता रहे। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि उसने जिस इंसान के साथ खेल किया हो वो बहुत ही सिंपल और इमोशनल हो, तो इस केस में वो इंसान रो सकता है, चीख सकता है और चिल्ला सकता है, लेकिन वो मैनिपुलेटर नहीं है। भले ही वो चीख रहा, चिल्ला रहा, यहाँ पर मैनिपुलेटर वो है जो उस इंसान के साथ खेल कर रहा था। तो यहाँ पर आपको असली मैनिपुलेटर की पहचान करने के लिए दिमाग चलाना पड़ेगा। ऐसे ही आप डिसाइड नहीं कर सकते कि जो इंसान चिल्ला रहा वही मैनिपुलेटर है। और वैसे असली मैनिपुलेटर की पहचान करना इतना मुश्किल नहीं होता, बशर्ते आप अंधे होने की एक्टिंग न करो। अंधे होने की एक्टिंग आप कई वजह से कर सकते हैं। उसमें से एक वजह ये हो सकती है कि आपको ये लगता है कि जो इंसान मैनिपुलेटर है उससे आपको आगे चलकर फ़ायदा हो सकता है। अब 2 बातें और जान लो। पहली, कोई इंसान येलिंग का यूज़ कर सकता है आपको डराने के लिए, क्योंकि जैसे ही आप डर जाएंगे आप सामने वाले की बात मान लेंगे। दूसरी, मान लो 2 लोगों के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो रही थी, लॉजिकल डिस्कशन हो रहा था, लेकिन उसमें से जो इंसान मैनिपुलेटर था वो अच्छे से जानता था कि अगर बहस तर्क के आधार पर होगी तो वो हार जाएगा। तो वो क्या कर सकता है, डिस्कशन की दिशा मोड़ने के लिए और उस डिस्कशन में जीतने के लिए हो सकता है रोने लगे, चीखने लगे और चिल्लाने लगे। जब 2 लोगों की बात हो रही हो और उसमें से अगर किसी एक इंसान की आवाज़ ऊंची होने लगे तो इट इज़ अ क्लियर साइन ऑफ राइजिंग हॉस्टिलिटी। अब एक अंतिम उदाहरण और दे देता हूँ। मान लो 2 इंसान थे, एक गर्लफ्रेंड और दूसरा उसका बॉयफ्रेंड। तो जो गर्लफ्रेंड थी वो अपने बाबू, सोना, चांदी, हीरा, मोती यानी कि अपने बॉयफ्रेंड से किसी बात को लेकर
नाराज़ थी। वो ये चाहती थी कि उसका जो बॉयफ्रेंड है उसकी सारी बात माने, वो जो भी कहे सब कुछ माने। तो वो क्या कर सकती है, पब्लिकली अपने बॉयफ्रेंड पर चीखने लग सकती है, चिल्लाने लग सकती है और रोने लग सकती है। तो जो आसपास के लोग होंगे जिन्हें पूरी कहानी नहीं पता होगी, वो क्या सोचेंगे, वो यही सोचेंगे कि शायद जो लड़का है वो एक गलत इंसान है और इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ इसने गलत किया होगा। अब जो आसपास के लोग होंगे ना, वो लड़की के प्रति सिंपैथी क्यों रखेंगे, वो इसलिए रखेंगे क्योंकि एक जनरल परसेप्शन होता है कि जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों की तुलना में कमज़ोर होती हैं और जो कमज़ोर होता है सिंपैथी उसी के साथ जुड़ती है। वहीं अगर कोई लड़का पब्लिकली किसी लड़की पर चीखता है, चिल्लाता है, तो भी लोग यही सोचते हैं कि लड़का ही गलत होगा, बेचारी लड़की पर देखो कैसा चीख रहा, चिल्ला रहा। कुल मिलाकर ऐसी सिचुएशन में जो विनर होती हैं वो लड़कियां ही होती हैं, अपवाद को छोड़कर। फिर जब गर्लफ्रेंड पब्लिकली रो रही होगी, आंसू बहा रही होगी, तो बॉयफ्रेंड क्या करेगा, उसकी सारी बातों को मान लेगा क्योंकि आसपास के जो लोग हैं उसे बुरा इंसान मान रहे और उसे जजमेंटल आंखों से देख रहे। इस घटना के बाद अगर बॉयफ्रेंड एक मजबूत पर्सनालिटी होगा तो पता है क्या करेगा, जब माहौल शांत हो जाएगा 2-3 दिन बाद अपनी गर्लफ्रेंड से उस घटना के बारे में कायदे से बात करेगा और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। लेकिन अगर जो बॉयफ्रेंड है वो कमज़ोर इंसान होगा तो क्या करेगा, अपनी गर्लफ्रेंड की सारी बातें मानने लगेगा क्योंकि उसे डर होगा कि कहीं उसकी गर्लफ्रेंड फिर से बखेड़ा न खड़ा कर दे। तो यहाँ मैंने एक उदाहरण से चीज़ों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा मैनिपुलेशन मेल साइड से भी हो सकता है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि चीखने चिल्लाने वाला मैनिपुलेशन सिर्फ फीमेल करती हैं, मेल भी करते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट पर एक डिटेल वीडियो पहले से ही इस चैनल पर अवेलेबल है, देखो लिंक ऊपर आ रहा, वहाँ जाकर आप उसे देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे साइलेंट ट्रीटमेंट एक मैनिपुलेटर के हाथ में पड़कर एक मैनिपुलेशन टेक्निक बन जाता है। तो फिर आप हमें फॉलो कर लीजिए। साइलेंट ट्रीटमेंट एक मैनिपुलेशन टेक्निक है, इसे मैं 2 शब्दों में कहूँगा, लव विड्रॉल। यानी कि जो प्यार और अफेक्शन एक मैनिपुलेटर दे रहा था अब वो वापस खींच रहा। अगर कोई मैनिपुलेटर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा तो वह इनडायरेक्टली आपसे ये कह रहा कि मेरी बात मानो, नहीं तो जो प्यार और अफेक्शन मैं अभी तक तुम्हें दे रहा था उसे देना बंद कर दूंगा। कुल मिलाकर यह एक तरीके से पनिशमेंट है जिसका यूज किया जाता है दूसरों को कंट्रोल करने के लिए। यह एक तरीके से इमोशनल अब्यूज की कैटेगरी में आता है, वो भी एक पावरफुल इमोशनल अब्यूज। कैसे, अब यह समझ लो। साइलेंट ट्रीटमेंट तभी काम करता है जब 2 लोगों के बीच इमोशनल डिपेंडेंसी हो, इमोशनल जुड़ाव हो और लगाव हो। क्योंकि अगर 2 इंसान एक दूसरे के लिए अजनबी हैं या दोनों के बीच कोई खास लगाव नहीं है तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा चाहे सामने वाला इंसान आपसे बात करे या ना करे। एज ए सोशल बीइंग हम इंसान अगर जीवन में ग्रो करना चाहते हैं, यहाँ पर ग्रो शब्द ठीक नहीं रहेगा, यहाँ पर सही शब्द होगा थ्राइव। यानी कि एज ए सोशल बीइंग हम इंसान अगर जीवन में थ्राइव करना चाहते हैं, यानी कि जीवन में फलना फूलना चाहते हैं, तो हमें दूसरों के अप्रूवल और अफेक्शन की ज़रूरत होती है। यहाँ अप्रूवल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो आप कोई काम कर रहे और सामने वाला इंसान आपसे ये कहता है कि तुम अच्छा कर रहे, ऐसे ही करते रहो, तो यह क्या है, एक तरीके का अप्रूवल। बाकी लव और अफेक्शन का तो आपको पता ही है कि ये कितनी मदद करता है हमें हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। इवन जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, दूसरों से ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं, दूसरों से ज़्यादा बात नहीं करते, उनको भी दूसरों के अप्रूवल और अफेक्शन की ज़रूरत होती है। अगर उनको ये ना मिले तो उनको अपनी ही ज़िंदगी अधूरी लगने लगती है। जब कोई मैनिपुलेटर साइलेंट ट्रीटमेंट देता है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो भी लव और अफेक्शन दे रहा था उसे अब वो वापस खींच रहा। फिर जो साइकोलॉजिकल टेंशन और प्रेशर क्रिएट होता है ना, कि पूछो ही मत। फिर शायद आप अफेक्शन और लव को वापस पाने के लिए मैनिपुलेटर को वो कंसेशन देने के लिए रेडी हो जाएंगे जिसके लिए आप अभी तक रेडी नहीं थे। कहने का मतलब आप मैनिपुलेटर की डिमांड के आगे झुक जाएंगे। भले ही आपको ये सब बहुत हल्की बात लग रही हो, लेकिन कल्पना करो जिससे आपको सबसे ज़्यादा लगाव है, जिसके बिना आपको अपनी ज़िंदगी अधूरी सी लगती है, अगर वो आपके साथ ऐसा करे, आपको इग्नोर करना शुरू कर दे, आपसे बात करना बंद कर दे, तो आप क्या करेंगे? चलिए अब मैं आपको एक उदाहरण से चीज़ों को समझा देता हूँ। मान लो एक इंसान है जिसके बिना आप रह नहीं सकते, आप उस इंसान से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं, आपको उसके लव और अफेक्शन की आदत हो चुकी है। अब वो इंसान आपसे कोई काम करवाना चाहता है तो क्या होगा, वो आपसे वो काम करने को कहेगा,
और आप मना कर देंगे। फिर क्या होगा, वो इंसान आपको इग्नोर करना स्टार्ट करेगा, आपकी कॉल का जवाब नहीं देगा, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देगा। और क्या हो सकता है कि वो आपकी लाइफ से कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्ते के लिए गायब हो जाए। अब क्या होगा, चूंकि आप उस इंसान से काफ़ी ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हैं, तो धीरे धीरे आपके दिमाग में ये आएगा कि अगर उसकी एक बात मानने से आपका रिश्ता बच सकता है तो क्यों ना बचा लिया जाए। इसके बाद आप उस इंसान की बात मान लेंगे और फाइनली उस मैनिपुलेटर ने आपको मैनिपुलेट कर लिया। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि रिश्ते बचाने के लिए कभी कभी झुकना जरूरी होता है, लेकिन हर बात पर नहीं, हमेशा नहीं। और एक बात और ध्यान रखो कि जिस डिमांड के आगे आप झुक रहे हो वो आपके जीवन मूल्यों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको अपने जीवन के मूल्यों को परिभाषित करने के लिए अपने जीवन को गहराई से समझना पड़ेगा, बचपन से की जा रही मेंटल कंडीशनिंग के जाल को तोड़ना पड़ेगा और एब्सोल्यूट फ्रीडम की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तभी आप खुद को गहराई से समझ पाएंगे। अब फाइनल बात सुन लो, साइलेंट ट्रीटमेंट एक ऐसी गंदी आदत है जो किसी रिलेशनशिप में समय के साथ बढ़ती जाती है। अगर मैनिपुलेटर पहली बार सफल हो जाएगा तो वो इसका दूसरी बार यूज करेगा, अगर दूसरी बार सफल हो जाएगा तो वो तीसरी बार यूज करेगा। तो इसको आगे बढ़ने से रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। इंटिमिडेशन का मतलब होता है डराना, धमकाना। ये दो तरीके का होता है, कोवर्ट एंड ओवर्ट। और जो मैनिपुलेटर होता है ना, वो इन दोनों ही तरीकों के इंटिमिडेशन का प्रयोग कर सकता है आपके अंदर डर पैदा करने के लिए। इसके बाद क्या होगा, आप मैनिपुलेटर के डिमांड के आगे झुक जाएंगे, यानी कि सरेंडर कर देंगे। ओवर्ट इंटिमिडेशन को बुलिंग भी कहते हैं। इसमें मैनिपुलेटर जो आपसे डिमांड करेगा उसे पाने के लिए सीधे आपको धमकी देगा, या फिर आपको वो ये दिखा सकता है कि वो कितना गुस्सैल इंसान है और गुस्से में कुछ भी कर सकता है, आपके साथ मारपीट भी कर सकता है। और अगर आप उसकी डिमांड के आगे नहीं झुके ना, तो हो सकता है वो आपसे सच में मारपीट करने लगे। ऐसे लोग बेसिकली काफ़ी गुस्सैल प्रकृति के होते हैं और साथ में इनके साथ अथॉरिटी इशू भी होता है, यानी कि ये अपने आसपास के लोगों को दबा कर रखना चाहते हैं। जो लोग कोवर्ट यानी कि अपरोक्ष रूप से धमकी देते हैं, ये भी उतने ही हिंसक होते हैं जितने प्रत्यक्ष यानी कि ओवर्ट तरीके से धमकी देने वाले। लेकिन ये लोग शातिर होते हैं, ये जानते हैं कि अगर सीधे खुल के धमकी दी तो समाज और आसपास के लोग उसकी सच्चाई जान जाएंगे, जिससे उसकी इमेज गिर सकती है। साथ ही कोवर्ट तरीके से धमकी देने वाले लोग ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनका जो ट्रू नेचर होता है ना, वो दुनिया के सामने कभी नहीं आ पाता। ये लोग धमकी देने के लिए इतना कैलकुलेटेड तरीके से और ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे आप तो समझ जाएंगे कि आपको धमकी दी, लेकिन आप आसपास के लोगों को भरोसा नहीं दिला पाएंगे। ऐसा दो वजह से होगा। पहला, ऐसे लोग अपनी रियलिटी को छुपाए रहते हैं और दुनिया की नज़र में अच्छे इंसान बने रहते हैं। और दूसरा, ऐसे लोग धमकी देने के लिए ऐसे तरीके का प्रयोग करते हैं या फिर ऐसे शब्दों का यूज करते हैं जिसके कई मतलब निकल सकते हैं। तो जब आप किसी से ये बात बताएंगे कि उस इंसान ने आपको धमकी दी, तो पता है लोग क्या सोचेंगे? लोग ये सोचेंगे कि वो इतना अच्छा तो इंसान है, ऐसी धमकी कैसे दे सकता है। और इसके बाद वो आपको ही समझाने लगेंगे और ये कहेंगे कि यार उसने आपको धमकी नहीं दी होगी, उसका कहने का मतलब शायद कुछ और होगा, शायद उसने आपके भले के लिए आपसे ऐसा बोला होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी धमकी ऐसी थी जिसके कई मतलब निकल सकते थे। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, मैं आगे चलकर इनसे भी निपटना सिखाऊंगा। तो अभी आपको क्या करना है कि मैं जितने भी मैनिपुलेशन के तरीके आपको सिखा रहा, उन्हें ठीक से समझते जाइए, ठीक है? और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि जो सबसे मुश्किल काम होता है वो ये होता है कि हम लोग मैनिपुलेशन को पहचान ही नहीं पाते। वन ट्रायल लर्निंग एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हमारे साथ सिर्फ एक बार होता है और हमारे बिहेवियर में हमेशा के लिए चेंज ला देता है। यानी कि एक्सपीरियंस इतना ट्रॉमेटाइजिंग और पावरफुल होता है कि हम दोबारा उस गलती को कभी नहीं करते। एक उदाहरण से समझ लो, मान लो आप ट्रेन से कहीं जा रहे थे, ट्रेन में चाय बेचने वाला आता है और आपने उससे चाय लेकर पी ली। अब क्या हुआ? फूड पॉइजनिंग की वजह से आपकी तबीयत बिगड़ गई, पूरे रास्ते आप वोमिट ही करते रहे। अब शायद आप दोबारा कभी भी ट्रेन में चाय नहीं पिएंगे। ये है वन ट्रायल लर्निंग, यानी कि एक एक्सपीरियंस और आपका बिहेवियर हमेशा के लिए चेंज हो गया।
जब हम इंसान खाना बदोश जिंदगी जीते थे, भोजन के लिए शिकार करते थे, तब वन ट्रायल लर्निंग सीधे हमारे सर्वाइवल से जुड़ा था। मान लो जब आप आदिमानव थे, आपको एक फल का पेड़ दिखा, आपने फल तोड़ा, खाया और बीमार होकर मर गए। अब आपके जो आदिमानव दोस्त होंगे ना, वो पूरे आदिमानव समाज को ये खबर पहुंचा देंगे कि यह फल जहरीला है, इसे कभी मत खाना। वन ट्रायल लर्निंग का एक और उदाहरण अक्सर जो हमारे स्कूल हैं वहाँ देखने को मिल जाता है, जिसको बोला जाता है कॉर्पोरल पनिशमेंट या फिर शारीरिक दंड। अब स्कूल में बच्चे ने कोई गलती कर दी तो हो सकता है कि जो प्रिंसिपल हों या टीचर्स हों वो उस बच्चे की कायदे से पिटाई कर दे। अब बच्चा दोबारा वैसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि जब वो दोबारा गलती करने का सोचेगा तो उसे वो पिटाई याद आ जाएगी। ये भी क्या है? वन ट्रायल लर्निंग। लेकिन अच्छी बात है कि स्कूलों में पिटाई करने की मनाही हो गई है, क्योंकि इस तरीके की पिटाई के बहुत ही सीरियस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होते हैं। साथ ही कॉर्पोरल पनिशमेंट बच्चों के सेल्फ स्टीम पर भी नेगेटिव असर डालता है, जिससे कि वो जीवन भर बाहर नहीं निकल पाते। आगे चलकर कभी मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। अब जो मैनिपुलेटर होते हैं वो ट्रॉमेटिक वन ट्रायल लर्निंग का यूज कर सकते हैं आपके बिहेवियर को अपने हिसाब से मोड़ने के लिए। हो सकता है मैनिपुलेटर आप पर किसी बात पर गुस्से से फट पड़े, गालियां बकने लगे और आपके साथ मारपीट कर दे। मीनिंग वो वन ट्रायल लर्निंग के मीडियम के रूप में किसी भी तरीके का यूज कर सकता है। एक फाइनल एग्जांपल से मैं चीज़ों को समझा देता हूँ। मान लो आपके जो पड़ोसी हैं वो अक्सर बहुत ही तेज वॉल्यूम में म्यूजिक चला देते हैं और कभी कभी वो नाइट में भी म्यूजिक सिस्टम को ऑन कर देते हैं। तो एक दिन आपने बहुत ही रेशनल तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन उस पड़ोसी ने क्या किया? वो पब्लिकली आपके ऊपर गुस्से से फट पड़ा, खूब ऊट-पटांग किया, आपको गालियाँ दी, कुल मिलाकर पूरा सीन क्रिएट कर दिया। इस घटना के बाद आप इतना ट्रॉमेटाइज्ड हो गए कि पड़ोसी अब कुछ भी करे आपने सब कुछ सहन करना शुरू कर दिया, सहन करने की आदत डाल ली। इसे ही बोलते हैं ट्रॉमेटाइज्ड वन ट्रायल लर्निंग मैनिपुलेशन, जिसका यूज किया पड़ोसी ने आपके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको किसी ने इस तरीके का यूज करके कभी मैनिपुलेट किया है। तथ्यों का हेरफेर यानी कि मैनिपुलेशन ऑफ फैक्ट्स एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक है, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स दैट आर सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। यानी कि यह मैनिपुलेशन तथ्यों पर आधारित होता है और तथ्यों की अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं। जब कोई मैनिपुलेटर फैक्ट्स को मैनिपुलेट करता है तो टेक्निकली वह झूठ नहीं बोल रहा होता, लेकिन इथिकली यानी कि नैतिक रूप से वह झूठ बोल रहा होता है। वो तथ्यों का इस तरीके से यूज करता है जिससे उसको फायदा हो या वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सके। कोई भी मैनिपुलेटर फैक्ट्स को मैनिपुलेट करने के लिए 3 तरीके का यूज कर सकता है। पहला, चेरी पिकिंग ऑफ फैक्ट्स। इसमें मैनिपुलेटर सिर्फ उन तथ्यों को सामने रखेगा जिसमें उसको फायदा हो। दूसरा, ओमिटिंग सर्टेन फैक्ट्स। इसमें मैनिपुलेटर उन तथ्यों को छुपा लेगा जिससे उसकी सच्चाई उजागर हो सकती हो या फिर उसको नुकसान हो सकता हो। तीसरा, टेकिंग फैक्ट्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। जैसे मान लो किसी ने किसी के बारे में मजाक में कोई बात कह दी, तो जो मैनिपुलेटर होगा वो अपने फायदे के लिए उसी मजाक वाली बात को दुनिया को ऐसे बताएगा जैसे कि वो सीरियस तरीके से कही गई हो। जो मैकियावेलियंस होते हैं या मैकियावेलियन माइंडसेट के पॉलिटिशियन होते हैं, वो फैक्ट्स के मैनिपुलेशन में माहिर होते हैं। ऐसे पॉलिटिशियन झूठे तथ्यों को भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे कि जैसे वो शाश्वत सच हों। आगे चलकर मैं इन मैकियावेलियन माइंडसेट के पॉलिटिशियन पर भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ऐसे नेता किसी भी देश और उस देश की जनता के भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। आगे बढ़ूं उससे पहले फैक्ट्स के बारे में एक बात जान लो। फैक्ट कितना भी इनडिस्प्यूटेबल हो यानी कि निर्विवाद हो, लेकिन उसकी भी अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं। तो चलिए अब मैं मैनिपुलेशन ऑफ फैक्ट्स को अलग अलग उदाहरण से समझा देता हूं। पहला उदाहरण,
जो बहाने बनाए जाते हैं वो भी एक तरीके का मैनिपुलेशन ना फैक्ट्स ही होता है। तो जो अच्छा बहाना बनाने वाला होगा ना, वो जब बहाना बनाएगा तो कुछ भी झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन वो सिर्फ उतनी ही बात बताएगा जिससे उसका काम हो जाए। मान लो एक बच्चा स्कूल नहीं गया, तो जब अगले दिन टीचर ने पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं आए थे, तो वो बोलता है दादी की तबीयत खराब हो गई थी। अब टीचर बोलता है कोई बात नहीं, बैठ जाओ। अब बच्चे ने ये नहीं बताया कि उसकी दादी तो ठीक है, पड़ोस में एक दादी रहती थी, उनकी तबीयत खराब हुई थी। तो देखा, चवन्नी जितने साइज के बच्चे ने भी डार्क साइकोलॉजी का यूज करके अपने टीचर को मैनिपुलेट कर दिया। दूसरा उदाहरण, इसमें जो मैनिपुलेटर होते हैं वो विक्टिम, बोले तो जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसी को ही दोष दे देते हैं। मान लो किसी रिलेशनशिप में वाइफ मैनिपुलेटर है और वो किसी बात पर अपने हस्बैंड से नाराज हो गई, फिर वो हस्बैंड को डराने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए घर से निकल गई, और जब हस्बैंड डर गया तो वापस आ गई। बाद में हस्बैंड से बोलेगी कि मैं तुमसे और इस घर के लोगों से इतना परेशान हो चुकी हूँ कि समझ नहीं आता कि क्या करूँ। अब हस्बैंड क्या सोचेगा, बेचारी बहुत परेशान है इसलिए ऐसा कदम उठा लेती है। दूसरा केस, हस्बैंड ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया, फिर अपनी पत्नी से बोलता है कि तुमने मुझे मजबूर किया हाथ उठाने के लिए। अब पत्नी क्या सोच रही, शायद चिंटू के पापा बहुत परेशान होंगे इसलिए मुझ पर हाथ उठा दिया, वैसे कितने अच्छे हैं। तो पहले केस में जो पति है और दूसरे केस में जो पत्नी है, इन दोनों के लिए 5 सेकेंड का मौन मेरी तरफ से। अब एक और फैक्ट्स मैनिपुलेशन टेक्निक को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसे बोलते हैं विदहोल्डिंग ऑफ की इन्फॉर्मेशन एंड स्ट्रेटेजिक डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स। इसमें मैनिपुलेटर सही इन्फॉर्मेशन तो देगा, लेकिन उसका उद्देश्य होगा उस सही इन्फॉर्मेशन से भी सामने वाले को मैनिपुलेट करना। क्योंकि मैनिपुलेटर अच्छे से जानता है कि जब वो कोई भी जानकारी सामने वाले इंसान को देगा तो सामने वाले इंसान का रिएक्शन कैसा होगा, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि उसका मूड कैसा है, खुश है, गुस्से में है, तनाव में है या फिर शांत है। मान लो आपका भाई आपके किसी दोस्त से आपका जो रिश्ता है उसे बिगाड़ना चाहता है, तो एक दिन आपके भाई को आपके दोस्त के बारे में कुछ ऐसा पता चला जिसे सुनकर आप टेंशन में आ सकते हो। तो आपका भाई उस इंफॉर्मेशन को आप तक उस टाइम पहुंचाएगा जब आप पहले से ही गुस्से में हो या तनाव में हो। फिर जैसे ही वो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, आपका जो गुस्सा है वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और आप अपने दोस्त के ऊपर गुस्से से फट पड़ेंगे। आपके भाई ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर वो इस इंफॉर्मेशन को उस टाइम देता जब आप खुश होते, तो शायद आप इग्नोर कर देते या फिर अपने दोस्त पर इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं देते और आपका आपके दोस्त के साथ रिश्ता भी नहीं बिगड़ता। लेकिन आपका भाई तो रिश्ता बिगाड़ना चाहता था। विदहोल्डिंग ऑफ की इन्फॉर्मेशन एंड स्ट्रेटेजिक डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स, इन दोनों टेक्निक्स का किसी भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, बिजनेस रिलेशनशिप में और पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। पॉलिटिशियन तो इस टेक्निक का यूज रोज ही करते हैं। जैसे मान लो ऐसी कोई रिपोर्ट सामने आती है जिससे सरकार की जो छवि है वो बिगड़ सकती है या सरकार की जो सच्चाई है वो सामने आ सकती है, तो सबसे पहले सरकार ये चाहेगी कि वो रिपोर्ट पब्लिश ही ना हो या फिर पब्लिश हो भी तो कुछ इन्फॉर्मेशन हटा दी जाए। लेकिन मान लो सरकार के ऊपर कानूनी बाध्यता है कि उस रिपोर्ट को ठीक वैसे ही पब्लिश करना होगा जैसी वो बनी है, तो अब यहाँ सरकारें 3 काम कर सकती हैं। पहला, अगर सरकार डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर भरोसा करती है तो वो उस रिपोर्ट को छपने देगी और क्रिटिसिज्म को फेस करने के लिए रेडी हो जाएगी। दूसरा, अगर सरकार चलाने वाले लोगों का लोकतांत्रिक चरित्र कमजोर है तो वो क्या करेंगे, रिपोर्ट को पब्लिश करेंगे, लेकिन उसके पहले ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि रिपोर्ट को ज़्यादा मीडिया कवरेज ना मिल पाए। उसके लिए रिपोर्ट पब्लिश करने से पहले ही कोई बिना महत्व का मुद्दा उठा देंगे और फिर टीआरपी की तलाश में रहने वाली मीडिया उसी पर लगी रहेगी और रिपोर्ट को मीडिया कवरेज नहीं मिल पाएगा, जिससे लोगों को उस रिपोर्ट के बारे में पता भी नहीं चल पाएगा। तीसरा, अगर सरकार चलाने वाले लोग बहुत ही कायर और ऐसे लोग हैं जो डिक्टेटर माइंडसेट के हैं,
तो वो क्या करते हैं आप अच्छे से जानते हैं। वो पहले से ही मीडिया को कंट्रोल करके रखते हैं। तो बस वो मीडिया से ये कहेंगे कि ये रिपोर्ट मुझे पब्लिश करनी पड़ रही, लेकिन ध्यान रहे कि लोगों तक इसकी जानकारी ना पहुंचे। बाकी मीडिया वाले अपना काम करना अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा और भी तरीके हैं फैक्ट्स को मैनिपुलेट करने के, जैसे फैक्ट्स को बढ़ा चढ़ा कर बताना, फैक्ट्स को इस तरह बताना जिससे सेंसेशन क्रिएट हो, किसी फैक्ट का महत्व कम करके बताना इत्यादि। किसी के माइंड को कंट्रोल करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई सुपर नेचुरल पावर होनी चाहिए, बल्कि अगर आपको ह्यूमन इमोशंस और ह्यूमन बिहेवियर की अच्छी समझ है तो आप अपने टारगेट का माइंड कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि सामने वाला इंसान वही सोचे जो आप चाहें, वैसा ही फील करे जैसा आप फील करवाना चाहते हैं, और उसी तरीके से बिहेव करे जैसा कि आप चाहते हैं, तो ये काम माइंड कंट्रोल से किया जा सकता है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि माइंड कंट्रोल अपने आप में कोई मैनिपुलेशन की टेक्निक नहीं है, बल्कि अभी तक इस सीरीज में मैंने जितनी भी मैनिपुलेशन टेक्निक्स को डिस्कस किया है, उन्हीं का यूज करके आप किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जो कल्ट लीडर होते हैं, इंडिया में बात करें तो जो बाबा होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने फॉलोअर्स का ब्रेन वॉश करते हैं और फॉलोअर्स को पहले यह एहसास दिलाते हैं कि उनके पास भगवान की कृपा से खास तरीके की शक्तियां हैं, और धीरे धीरे ये ब्रेन वॉशिंग इतनी आगे तक निकल जाती है कि इन बाबाओं के फॉलोअर्स इन्हें ही भगवान मानने लगते हैं। इवन जब कभी इन बाबाओं पर किसी तरीके के क्रिमिनल चार्जेस भी लगते हैं और कोर्ट में प्रूफ भी हो जाता है, इसके बावजूद भी ऐसे बाबाओं के फॉलोअर्स ये मानते हैं कि बाबा जी को फंसाया गया है और वो एक अच्छे इंसान हैं। जैसे मध्य प्रदेश में एक बड़े यंग बाबा हैं। इन बाबा के अनुसार ईश्वर की कृपा से इनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनसे ये दूसरों के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। इंडिया में लाखों ऐसे लोग हैं जो इन बाबा जी के चमत्कारों पर भरोसा करते हैं। यही है माइंड कंट्रोल। मुझे लगता है कि इन बाबा जी का प्रयोग इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसे भी करना चाहिए, जिससे पता लगाया जा सके कि किसके पास कितना काला धन है और उस काले धन को कहां पर छुपा कर रखा गया है। या फिर गवर्नमेंट इन बाबा से पूछ सकती है कि चाइना ने अपने परमाणु हथियार कहां पर छुपा कर रखे हैं, क्योंकि ये बाबा जी इसी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। ऐसा नहीं है कि माइंड कंट्रोल का सिर्फ गलत ही प्रयोग हो सकता है, बल्कि माइंड कंट्रोल करके किसी की गलत आदतों को बदला जा सकता है और नई अच्छी आदतें भी डलवाई जा सकती हैं। माइंड कंट्रोल बेसिकली इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होता है। हमारे जो विचार होते हैं, जो विश्वास होते हैं, वो सब कुछ हम सीखते हैं, और सीखने का तरीका होता है इंफॉर्मेशन। इसमें भी इंफॉर्मेशन ऐसे सोर्स से आनी चाहिए जिस पर हम भरोसा करते हों। इसी कारण जो डिक्टेटर माइंडसेट के नेता होते हैं, वो लोगों तक क्या इंफॉर्मेशन पहुंचे उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं, इसीलिए मीडिया को कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही जो बाबा होते हैं, वो सबसे पहले खुद को किसी मंदिर या ईश्वर से जोड़ते हैं, क्योंकि मंदिर और ईश्वर हमारी आस्था से जुड़े होते हैं और आस्था में तर्क के काम नहीं आते। फिर ये बाबा क्या करते हैं, भगवान का नाम लेकर अपने हिसाब से, अपने फ़ायदे से जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो बातें होती हैं, वही अपने फॉलोअर्स तक पहुंचाते हैं। कुल मिलाकर ये बाबा क्या करते हैं कि लोगों की जो भगवान पर आस्था होती है, जो विश्वास होता है, उसका प्रयोग करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। अब माइंड कंट्रोल के बारे में कुछ बातें और समझ लो। जो हम इंसानों का दिमाग होता है, वो हार्ड वायर्ड होता है सर्वाइवल के लिए, और सर्वाइव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है इन्फॉर्मेशन। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन बार बार अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यमों से लंबे समय तक हमारे पास पहुंचाई जाए, तो अगर हमें ये पता भी हो कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है, इसके बावजूद भी हम इंसान उस इन्फॉर्मेशन पर भरोसा करने लगते हैं। यही वजह है कि स्मार्ट से स्मार्ट लोग भी बाबा जी के चमत्कारों पर भरोसा करने लगते हैं और उनको दान दक्षिणा देने लगते हैं, या फिर एक से बढ़कर एक स्मार्ट लोगों को ब्रेन वॉश करके आतंकवादी बना दिया जाता है। माइंड कंट्रोल को समझने के लिए आप एक काम करना, किसी भी कॉन्स्पिरेसी पर आप 100 वीडियोस देख डालना। अंत में आप पाएंगे कि आप भी उस कॉन्स्पिरेसी पर कुछ हद तक या फिर पूरी तरीके से भरोसा करने लगे हो। माइंड कंट्रोल वहाँ पर आसान होता है जहाँ पर एक इंसान दूसरे पर डिपेंडेंट होता है।
यानी कि जिस इंसान पर आप डिपेंडेंट हैं वो इंसान आपका माइंड कंट्रोल बड़ी आसानी से कर सकता है। इसीलिए समझदार और सपोर्टिव इंसान के साथ ही रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, ना कि ऐसे इंसान के साथ जो मैनिपुलेटिव हो, कंट्रोलिंग हो और टॉक्सिक हो। किसी भी रिलेशनशिप में अगर कोई इंसान अपने पार्टनर की इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है तो वो अपने पार्टनर का माइंड कंट्रोल बड़ी आसानी से कर सकता है। एक बात और याद रखना कि जो इंसान दिमाग का हर जगह यूज करता है, इवन वहाँ भी दिमाग का यूज करता है जहाँ पर रिश्ते इमोशंस पर आधारित होते हैं, ऐसे इंसान का पार्टनर अगर इमोशनल है तो वो अपने इमोशनल पार्टनर का माइंड कंट्रोल बड़ी आसानी से कर सकता है। तो अगर इमोशनल लोगों को खुद को प्रोटेक्ट करना है तो उन्हें इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखना होगा। इसके लिए आप हमें फॉलो कर लीजिए, ये भी आपको मैं अच्छे से सिखाऊंगा। और हाँ, माइंड कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी नहीं कि इमोशनल डिपेंडेंसी हो तभी माइंड कंट्रोल किया जा सकता है। अगर फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है या फिर किसी और तरीके की डिपेंडेंसी है तो भी माइंड कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है। एक और उदाहरण से समझा देता हूँ। आपने स्टॉकहोम सिंड्रोम के बारे में सुना होगा। इसमें क्या होता है, मान लो किसी किडनैपर ने किसी को फिरौती के लिए किडनैप कर लिया। इसके बाद जिसको उसने किडनैप किया होगा उसको वो किडनैपर अपने पास रखेगा, रस्सियों से बांध कर रखेगा। अब ऐसे में जो हॉस्टेज होगा वो पूरी तरीके से किडनैपर पर डिपेंडेंट हो जाएगा। अब चूंकि किडनैपर ये भी नहीं चाहेगा कि उसका हॉस्टेज पहले ही मर जाए, क्योंकि फिर उसे फिरौती नहीं मिलेगी। इसके अलावा और भी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो वो अपने हॉस्टेज की बेसिक ज़रूरतों को खुद ही पूरा करेगा, जैसे खाना देना या फिर दूसरी ज़रूरतें। और इस बीच में हो सकता है जो हॉस्टेज है उसकी किडनैपर से बातचीत होने लगे। इसके बाद किडनैपर अपनी साइड की झूठी या फिर सच्ची कहानी बताएगा कि क्यों उसने उसको किडनैप किया है। और सारी कहानी सुनने के बाद जो हॉस्टेज होता है वो किडनैपर के प्रति ही सिंपैथी महसूस करने लगता है और उसे लगता है बेचारा मजबूर है इसलिए मुझे किडनैप किया है। इस तरीके की चीज़ें आपने मूवीज़ में देखी होंगी। लेकिन यहाँ ये समझ लो कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हॉस्टेज किडनैपर पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट था, और डिपेंडेंसी जितनी ज़्यादा होती है माइंड कंट्रोल करना उतना ही आसान होता है। आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि इस कहानी में जो माइंड कंट्रोल हुआ है वो सबकॉन्शियस तरीके से हुआ है। किडनैपर कॉन्शियस तरीके से अपने हॉस्टेज का माइंड कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने हॉस्टेज का माइंड कंट्रोल कर लिया, क्योंकि द ब्रेन इज हार्ड वायर्ड टू सर्वाइव। और इस सिचुएशन में हॉस्टेज को सर्वाइव करने में कौन मदद कर रहा? किडनैपर। हॉस्टेज का किडनैपर से लगाव होना या उसके प्रति सिंपैथी महसूस करना, यही होता है स्टॉकहोम सिंड्रोम। अब फाइनल लाइन सुन लो। आप खुद को कितना भी स्मार्ट समझते हो, लेकिन परिस्थितियां अगर माइंड कंट्रोल के अनुकूल हैं और कोई इंसान आपका उस परिस्थिति में माइंड कंट्रोल करना चाहता है तो वो आपका माइंड कंट्रोल कर सकता है। माइंड गेम्स बेसिकली हैंड क्राफ्टेड मैनिपुलेशन टेक्निक्स हैं। इन्हें हैंड क्राफ्टेड इसलिए कहेंगे क्योंकि जिस इंसान को मैनिपुलेट करना है उस इंसान के साथ क्या माइंड गेम खेलना है और कैसे माइंड गेम को प्लान करना है, ये सब उस इंसान के नेचर पर निर्भर करेगा। तो अगर कोई मैनिपुलेटर किसी के साथ माइंड गेम खेलना चाहता है तो वो सबसे पहले अपने टारगेट के बारे में अधिकतम जानकारी इकट्ठा करेगा। इसके बाद जब सारी जानकारी उसे मिल जाएगी तब वो अपने टारगेट को मैनिपुलेट करने के लिए माइंड गेम को प्लान करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। दूसरी मैनिपुलेशन टेक्निक्स की तरह ही माइंड गेम तभी सबसे बेस्ट तरीके से काम करता है जब टारगेट यानी कि विक्टिम मैनिपुलेटर पर डिपेंडेंट हो या फिर वो मैनिपुलेटर पर ट्रस्ट करता हो। और हाँ, हम सब कभी न कभी किसी न किसी के साथ माइंड गेम खेलते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी इंटेंशंस होती हैं वो सिर्फ दूसरों को बिना नुकसान पहुंचाए अपना काम बनाने की होती हैं। लेकिन जब कोई नार्सिसिस्ट या साइकोपाथ ऐसा गेम खेलेगा तो अपने थोड़े से फायदे के लिए सामने वाले इंसान की जिंदगी तबाह कर सकता है। सो बी अवेयर। तो इससे पहले मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, आप हमें फॉलो कर लीजिए।
माइंड गेम साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स हैं जिनका यूज किया जाता है किसी के अंदर कोई डर बैठाने के लिए, किसी को कंट्रोल करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए। अभी तक मैंने इस सीरीज में जितनी भी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक्स को डिस्कस किया है उन सब का यूज किया जा सकता है किसी भी माइंड गेम को प्लान करने में। तो चलिए एक इमेजिनरी सिचुएशन को लेता हूँ और उस सिचुएशन में एक माइंड गेम को प्लान करता हूँ। तो इस माइंड गेम का जो रिजल्ट होने वाला है वो ये होगा द एंड ऑफ विक्टिम, यानी कि जिसके साथ ये इमोशनल मैनिपुलेशन का माइंड गेम खेला जाएगा वो अंत में दुनिया को अलविदा कह देगा। तो डिस्क्लेमर सुन लो कि यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। अगर इस सपनों की उड़ान से लेकर दुनिया को अलविदा कहने की जर्नी वाली इस कहानी को आप किसी से जोड़ पा रहे तो यह सेल्फ रिफ्लेक्शन करने का अच्छा मौका है। जैसे आप पता कर सकते हैं कि आप इस कहानी में कहां और किसके साथ खड़े होना चाहेंगे, या फिर अगर ऐसा माइंड गेम कोई खेल रहा तो इस वक्त आप किसके साथ खड़े हैं, या फिर क्या कहीं मैनिपुलेटर ने आपका भी तो परसेप्शन मैनेज नहीं कर लिया जिससे आप भी जाने अनजाने में विक्टिम के साथ जो खेल हो रहा उसमें शामिल हो गए हों। अथवा जब आपको मान लो पता चल गया कि यहाँ पर ऐसे खेल हुए हैं तो आपका पक्ष क्या था? क्या आप मैनिपुलेटर के साथ खड़े थे क्योंकि वह एक सफल इंसान था और आपके काम आ सकता था, या फिर आप विक्टिम के साथ खड़े थे, या फिर आप किसी का भी पक्ष ना लेकर न्यूट्रल बने रहे? और हाँ, न्यूट्रल रहने के दो मतलब हो सकते हैं। पहला, आप किसी के साथ नहीं बस अपने फायदे के साथ खड़े हैं, और ज़्यादा फायदा तभी मिल सकता है जब आप मैनिपुलेटर और विक्टिम दोनों के अपने बने रहें। और दूसरा ये मतलब हो सकता है कि आप मैनिपुलेटर के साथ खड़े हैं क्योंकि अगर किसी वॉर में दो पक्ष हैं और उसमें आप न्यूट्रल हैं तो आप ताकतवर के साथ खड़े हैं, आप न्यूट्रल नहीं हैं। पूरे माइंड गेम को सुनने में यह बात दिमाग से कभी ना निकलने देना कि यहाँ जो मैनिपुलेटर है वो विक्टिम्स की इमोशंस के साथ खेल रहा, बचपन से खेल रहा, और विक्टिम को एहसास भी नहीं होने दे रहा कि उसके साथ खेल हो रहा। जब इमोशंस के बादल हमारे दिमाग को ढके होते हैं तो चीजें साफ साफ नहीं दिखती, यह बात आपको भी पता होगी। और इमोशनल मैनिपुलेशन का अक्सर तब पता चलता है जब डैमेज हो चुका होता है। तो क्या नहीं भूलना कि यहाँ जो विक्टिम है वो एक इमोशनल इंसान की तरह है, क्योंकि जब हम अपनों से जुड़ते हैं तो दिमाग का यूज नहीं करते, इमोशन से जुड़ते हैं। जबकि जो मैनिपुलेटर होते हैं वो वहाँ भी दिमाग लगाते हैं जहाँ पर रिश्ते इमोशंस पर आधारित होते हैं। इस कहानी में दो भाई हैं, बड़े वाले का नाम है सनी और छोटे वाले का नाम है विकी। लेकिन इन दोनों का जन्म एक माँ से नहीं हुआ, मतलब दोनों की माएँ अलग अलग हैं। अब जो विकी है उसकी मॉम बचपन में ही गुजर गई थी, इस वजह से उसका पालन पोषण सनी की मॉम ने ही किया, इसलिए बचपन से ही वो सनी के साथ ही रहा। अब जो सनी है उसके कैरेक्टर की कई विशेषताएं हैं, जैसे वो नार्सिसिस्ट है, बेसिकली सिंपैथेटिक नार्सिसिस्ट है, और वुमेनाइजर भी है, यानी कि एक मैनिपुलेटिव इंसान है। जबकि जो विकी है वो कह सकते हैं कि थोड़ा सयाना है, थोड़ा मूर्ख है, थोड़ा सिंपल है, थोड़ा काइंड हार्टेड है, थोड़ा गुस्सैल भी है, और थोड़ा रेशनल है, और थोड़ा इमोशनल भी है। इसलिए इमोशनल मैटर में उसके रिस्पॉन्स भी अक्सर इमोशनल ही होते हैं। तो सनी का टारगेट सुनो, यहाँ सनी का टारगेट है किसी भी हालत में विकी को खुद से ज्यादा सफल ना होने देना, क्योंकि सनी नार्सिसिस्ट है, और अगर विकी ज्यादा सफल हो गया तो सनी से ज्यादा विकी को अटेंशन मिलने लगेगी। दूसरे लोग उससे आगे निकल जाए तो सनी कुछ हद तक बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वो इंसान जो बचपन से ही साथ रहा हो, उससे छोटा हो, उसी के घर में पला बड़ा हो, और वो उससे आगे निकल जाए, उसे ज्यादा अटेंशन मिलने लगे, यह सनी को बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो सनी ने अपनी माइंड गेम में क्या क्या किया समझो। सबसे पहले उसने विकी को ये दिखाया कि वो उसका सगा भाई तो नहीं है, लेकिन उसे सगे भाई से भी ज्यादा मानता है। इस तरह उसने विकी का ट्रस्ट जीता। चूंकि जो विकी है वो बचपन से ही सनी के साथ रहा था, इस वजह से सनी को विकी के जितने भी इमोशनल पैटर्न थे, जितने भी मेंटल पैटर्न थे, और जितने भी इमोशनल ट्रॉमास थे, उन सब की जानकारी उसे अच्छे से थी। फिर एक समय आता है कि विकी एक बड़े शहर में सनी के साथ रहने लगा और अपने फ्यूचर को संभालने के लिए एक बड़े एग्जाम की तैयारी करने लगा।
यहाँ मैं बड़े एग्जाम के उदाहरण के रूप में यूपीएससी को ले लेता हूँ, ठीक है। लेकिन विकी को एहसास तक नहीं था कि वो अपने फ्यूचर की नहीं बल्कि सुसाइड की तैयारी कर रहा। तो चलिए अब सनी की एक एक चाल और उसका क्या रिजल्ट हुआ उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो जब विकी ने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की तो सनी बिल्कुल निश्चिंत था कि विकी यूपीएससी नहीं निकाल सकता, क्योंकि सनी को लगता था कि इतना बड़ा एग्जाम है और विकी वैसे भी बचपन से ही पढ़ाई में इतना तेज नहीं रहा। तो सबसे पहले जब विकी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली पहुंचता है तो सनी ने उससे कहा कि यार मेरे साथ ही रहो, आराम से तैयारी करो, इससे तुम्हारा खर्च भी बचेगा और जब हम साथ रहेंगे तो मॉम को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बचपन से ही आखिरकार हम साथ रहे हैं। विकी को भी ये बात ठीक लगी और साथ रहने लगा। अब इस घटना को सनी ने अपने फेवर में कैसे यूज किया ये समझो। नार्सिसिस्टिक सनी ने आसपास के और जानने वाले लोगों के दिमाग में यह परसेप्शन बनाया कि विकी की पढ़ाई का खर्च और उसकी बाकी जरूरतों का ख्याल वो खुद ही रख रहा, और जब उससे कोई कहता कि विकी का भी ध्यान रखना जिससे वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, तो सनी उनसे कहता देता तो हूँ ध्यान, अपना एटीएम कार्ड तक उसे दे रखा है। अब रियलिटी क्या थी वो सुनो। सनी को पता तक नहीं था कि विकी की फीस कितनी लगी है, क्योंकि ना ही कभी सनी ने पूछा और ना ही कभी विकी ने बताया। बाकी विकी अपनी तैयारी के लिए पैसे खुद ही लेकर गया था। अब विकी के सनी के साथ रहने का नुकसान ये हुआ कि उसे रोज 30 किलोमीटर बाइक से क्लासेस लेने जाना पड़ता था। दिन में 1 से ज़्यादा क्लासेस चलती थी तो वो सुबह 5 बजे जगता और सुबह 6 बजे तक निकल जाता, क्योंकि उसे दिल्ली के ट्रैफिक से भी बचना होता था। और शाम को लगभग 9:30 बजे तक जब उसकी लास्ट क्लास खत्म होती तो 11 बजे के आसपास वापस आ पाता। इस क्रम में विकी सुबह बिना कुछ खाए पिए निकलता और दिन भर जो भी खाता पीता वो बाहर होटल में ही खाता। इवन सुबह की जो पहली चाय भी होती ना वो बाहर ही पीता। सिर्फ रात का खाना विकी के साथ खाता, वो भी 11 बजे के आसपास। इस तरह विकी के आने जाने में जो पेट्रोल का खर्च बैठता और दिन भर बाहर का अनहेल्दी फूड का जो खर्च बैठता वो इतना ज़्यादा था कि अगर विकी अपनी कोचिंग क्लासेस के पास ही कहीं रहता तो इससे कम खर्च होता, और ये पूरा खर्च विकी खुद ही उठा रहा था। इस तरह सनी दुनिया की नज़र में हीरो बन गया। लोग ये सोचने लगे कि कितना अच्छा इंसान है, सगा भाई नहीं है फिर भी उसके लिए इतना सब कर रहा। और इस बीच विकी अपनी यूपीएससी की तैयारी में लगा रहा, ज़्यादा किसी से कोई बात ना करता तो उसे दुनिया के इस परसेप्शन के बारे में पता भी नहीं चला। इस तरह से सनी इस साल में पूरी तरह से सफल रहा। अब इस माइंड गेम में यूज की गई दूसरी मैनिपुलेशन टेक्टिक के बारे में समझा देता हूँ। यह टेक्टिक थी आइसोलेशन की, क्योंकि बिना आइसोलेशन के एक सीमा तक ही किसी को मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसमें सनी बचपन से ही विकी को आइसोलेट करने की कोशिश करता रहता था, जिससे वो विकी को खुद पर पूरी तरह डिपेंडेंट बना सके। और डिपेंडेंट क्यों बनाना चाहता था? क्योंकि इससे विकी की लाइफ का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता। तो सनी विकी को आइसोलेट करने के लिए जो तरीका यूज करता वो बहुत ही साफ सुथरा था। वो विकी को किसी से दूर करने का प्रयास नहीं करता था, यानी कि विकी के कान नहीं भरता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो विकी समझ ही जाता। तो वो क्या करता? विकी के अपनों को परसेप्शन मैनेजमेंट के द्वारा विकी से दूर कर देता। यहाँ पर याद रखना, परसेप्शन मैनेजमेंट के जरिए, इसको मैं इस वीडियो के लास्ट में समझाऊंगा। इसके लिए वो क्या करता? विकी के दोस्तों और वो लोग जो विकी के अपने हैं सबसे पहले उनसे जुड़ता, फिर उनके कानों में धीरे धीरे अलग अलग तरीके से फैक्ट्स मैनिपुलेट करके या फिर एक तरफा कहानी सुनाकर ऐसा परसेप्शन बनाता कि वो विकी को बहुत चाहता है, उसे सगे भाई से भी ज़्यादा मानता है, तभी वो उसके लिए इतना सब कर रहा। यानी कि वो सबसे पहले ये दिखाता कि वो विकी का भला चाहता है। इसके बाद धीरे धीरे इन लोगों के मन में विकी के प्रति जो निगेटिव बातें हो सकती थी वो पहुंचाता। यहाँ एक बात ध्यान रखना, जो निगेटिव बातें इन लोगों के मन में पहुंचाता वो कॉन्शियस तरीके से देखने में निगेटिव नहीं लगती, लेकिन धीरे धीरे उनका असर ये होता कि उन लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठने लगती कि विकी नादान है, थोड़ा स्वार्थी है, गुस्सैल है इत्यादि। इन सब चालों की विकी को कोई खबर न रहती। इसका रिजल्ट ये होता कि विकी के जितने दोस्त बनते वो सब दूर हो जाते, और बाकी जो विकी के अपने लोग थे उनके भी सबकॉन्शियस मन में ये बात बैठने लगी कि सनी बहुत बेहतर इंसान है।
और फिर धीरे धीरे इन लोगों के मन में विकी के प्रति एक निगेटिव परसेप्शन बन चुका होता था। लेकिन फिर भी वो क्या सोचते कि जैसा भी है विकी है तो अपना ही। कुल मिला के इसको ऐसे समझो कि जब विकी के सगे संबंधी और जो दोस्त थे उनके दिमाग में जब सनी आता तो पॉजिटिव चीजें आती, लेकिन जब विकी आता तो हल्की सी निगेटिविटी की लहर उनके दिमाग से होकर गुजर जाती। तो सनी के इस स्टेप का रिजल्ट क्या होता कि विकी के जो दोस्त बनते वो धीरे धीरे विकी से दूर हो जाते और वो सनी के दोस्त बन जाते। और जो विकी के रिलेटिव्स थे उनके दिमाग में ये बन चुका था कि सनी विकी से बहुत अच्छा है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब विकी इस दुनिया से अलविदा कहता है उस वक्त विकी का सिर्फ एक ही ऐसा दोस्त बचा था जिसको सनी जानता था, लेकिन फिर भी उसे विकी से दूर नहीं कर पाया था। अब सनी के बारे में एक बात और जान लो कि वो एक वुमेनाइजर भी था, मीन्स बेहद बदतमीज वुमेनाइजर। वो बात अलग है कि वो अपनी बदतमीजी को अपने मैनिपुलेटिव बिहेवियर का यूज करके छिपा ले जाता था। तो वुमेनाइजर का आप जानते ही हैं कि ऐसे लोग किसी भी फीमेल की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग दियर सिस्टर्स एंड मदर, और साथ ही उनको सारी की सारी लड़कियां चाहिए होती हैं। तो दूसरों की कोई फ्रेंड बने, गर्लफ्रेंड बने तो सनी कुछ हद तक बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन विकी की बन जाए तो उसे बर्दाश्त ना होता। उसे लगता है ये लड़की विकी से बात कर रही, मेरे से क्यों नहीं कर रही, मेरे अंदर आखिर क्या कमी है। और फिर वो क्या करता, माइंड गेम खेलता, अलग अलग चालों और दूसरों का यूज करके सबसे पहले विकी की हर एक फीमेल फ्रेंड की जानकारी इकट्ठा करता और फिर मिस इन्फॉर्मेशन और परसेप्शन मैनेजमेंट के द्वारा सबको दूर कर देता। एक बार जब ये सब हुआ तो विकी को पता चल गया, तो बस उसने सनी के सामने बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि जिससे रिश्ता इमोशनल होता है वहाँ रिस्पॉन्स भी इमोशनल ही होता है। तो जैसे ही विकी ने ऐसा रिस्पॉन्स दिया, सनी ने उसे गैस लाइट कर दिया और बोला, भाई मेरे से कोई गलती हुई हो तो माफ कर दो, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हारा बुरा सोच ही नहीं सकता। और फिर वो क्या करता, विकी के दोस्तों और विकी के जो अपने लोग थे उनके दिमाग में जब राइट टाइम होता ये कहता कि वो विकी को अपने सगे भाई की तरह मानता है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और दूसरा विकी देखो एक लड़की के लिए उससे नाराज हो गया। तो यहाँ मैंने सिर्फ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसे ना जाने कितने तरीके के इमोशनल एब्यूज विकी लगातार बचपन से फेस कर रहा था। तो सीधे अब उस दिन की कहानी बताता हूँ जो विकी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। विकी ने मन लगाकर मेहनत की तो भगवान ने उसकी सुन भी ली। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसका यूपीएससी प्रीलिम्स निकलता है, और हाँ, जब प्रीलिम्स निकला तो वो बॉर्डर लाइन में नहीं था बल्कि कट ऑफ से 12 नंबर ऊपर था। विकी रिजल्ट के दिन की इन्फॉर्मेशन इस तरह देता है कि 14 जुलाई 2018 की तारीख थी, दिन शायद शनिवार था। सुबह के लगभग 8 बजे मेरे एक दोस्त का फ़ोन आता है कि भाई प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हो गया है, तुम्हारा क्या हुआ। ठीक इस वक्त सनी नहा रहा था और सनी के होने वाली वाइफ चाय बना रही थी। मैंने रिजल्ट की पीडीएफ डाउनलोड की, रोल नंबर चेक किया और रोल नंबर उस पीडीएफ फाइल में मिल गया। बस मैं खुशी से नाच उठा। फिर इस खबर को सनी की होने वाली वाइफ, जिसे अभी से भाभी बोलने लगा था, उन्हें बताया तो वो भी खुशी से नाचने लगी। सनी के होने वाली वाइफ इतना खुश थी कि सनी नहा रहा था लेकिन वो लगातार बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाए जा रही थी। बस थोड़ी देर बाद सनी नहाकर बाहर निकला तो उन्होंने बताया कि विकी का प्रीलिम्स में हो गया है। लेकिन ये क्या, सनी के चेहरे पर कोई मुस्कान ही नहीं आई। फिर सनी मेरे से कहता है, विकी दिखाओ जरा रिजल्ट। मैं उसके पास गया और अपने मोबाइल में रिजल्ट दिखाया तो सनी कहता है, कहाँ से डाउनलोड किया इसे, ऑफिशियल साइट का लिंक दो, मैं डाउनलोड करके देखता हूँ। फिर सनी यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाता है और वहाँ से रिजल्ट की पीडीएफ डाउनलोड करके रिजल्ट चेक करता है और वहाँ भी उसे रोल नंबर मिल जाता है। फिर सनी सिर्फ इतना बोला, अच्छा है, और ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन सनी के चेहरे पर मुस्कान नहीं, हल्की सी तनाव की रेखाएं खिंची हुई थीं।
अब यहाँ विकी के दिमाग में जो बातें आई वो उसके अब तक के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। विकी को 3 इडियट्स मूवी की वो लाइन याद आ गई कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है और अगर टॉप कर जाए तो और दुख होता है। फिर उसने सोचा कि शायद इसी नॉर्मल ह्यूमन इमोशन की वजह से सनी ने इतना कोल्ड रिस्पॉन्स दिया। शाम तक शायद सनी खुद को समझा लेगा और फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन सनी कितना शातिर, गिरा हुआ और बदतमीज इंसान था इसका अंदाजा विकी को अभी तक नहीं हुआ था। बस इसी की कीमत विकी ने अपनी जान देकर चुकाई। सनी रियल में कितना शातिर इंसान था इसका किसी को अंदाजा नहीं था, इवन उसकी पत्नी और माँ को भी अंदाजा नहीं था। खैर, जब सनी शाम को वापस आता है तो फिर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। यह देख के विकी को भी अच्छा लगा। उसने सोचा शायद सनी ने खुद को समझा लिया है, लेकिन विकी को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि वो दिन भर ये सोचता रहा है कि कैसे इस वक्त विकी के जीवन में कोई तूफान लाया जाए, क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम के सिर्फ 2 महीने बाकी थे और फिर बस सिर्फ 15 दिन लगे और विकी के जीवन में तूफान आ गया। सनी ने एक के बाद एक कई चालें चली और कुछ मूर्ख लोगों को भड़काकर विकी की एक्चुअल फैमिली और उस फैमिली जिसमें विकी पला बढ़ा था यानी कि सनी की फैमिली में एक संघर्ष की शुरुआत कर दी और खुद सिर्फ पीछे से अपना शातिर दिमाग चलाता रहा। फिर वो एक साथ कई चालें चलता। सबसे पहले वो विकी के अपनों और उसके दोस्तों से बात करता रहता जिससे सिचुएशन कंट्रोल में रहे और कोई भी इस संघर्ष को खत्म करने के लिए तुरंत आगे ना आए। और एक काम वो और करता, विकी को एहसास भी दिलाता कि आज तुम्हारे उस दोस्त से या फिर उस सगे संबंधी से बात हुई है जिससे वो विकी को असहाय महसूस करा सके। दूसरी चाल वो ये चलता कि वो विकी से कहता कि भाई बस तू पढ़, लड़ाई झगड़े से दूर रहे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और तीसरा, लगातार वो सिचुएशन को बिगाड़ने के लिए नई नई चालें चलता रहता। अब इस संघर्ष में सबसे ज्यादा तनाव जिसके पास आ रहा था या फिर इनडायरेक्ट तरीके से सनी जिसके पास सबसे ज्यादा तनाव पहुंचा रहा था वो था विकी, क्योंकि एक तरफ वो फैमिली थी जहां पर विकी का जन्म हुआ था और एक तरफ वो फैमिली थी जहां पर विकी पला बढ़ा था। लेकिन बेचारा मूर्ख विकी अभी भी पूरी सिचुएशन को नहीं समझ पाया था। अभी भी उसे ये नहीं पता चला था कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। लेकिन फिर भी विकी एक बात पर सनी से नाराज था कि सनी चाहता तो एक दिन में संघर्ष को खत्म कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बस इस बात पर वो सनी से नाराज था। अब यहाँ पर कहानी को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले विकी के बारे में एक बात और जान लो कि जब विकी यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली पहुंचा उसके पहले ही उसकी लाइफ में ऐसी कुछ चीजें हो चुकी थी जिसकी वजह से उसके अंदर डिप्रेशन के लक्षण उभार आए थे। लेकिन चूंकि डिप्रेशन नॉर्मल लेवल का था इस वजह से विकी पर इसका खास नेगेटिव असर नहीं दिखाई देता था और विकी ने इस डिप्रेशन की स्टेज में ही यूपीएससी की तैयारी शुरू की और पहले अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स निकाला। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गड़बड़ ये हुई कि विकी ने एक बार सनी को बता दिया था कि उसके अंदर डिप्रेशन के लक्षण हैं। विकी ने सनी को अपने डिप्रेशन के बारे में बताकर कुछ ऐसा किया जैसे किसी लकड़बग्घे के सामने मांस का टुकड़ा फेंक दिया गया हो और बस वो लकड़बग्घा उस मांस के टुकड़े को खाने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा था और वो सही वक्त अब आ चुका था। अब कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। अब ये संघर्ष होते होते यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस 2018 के पेपर शुरू हो गए। बेचारा विकी पहले भी नहीं पढ़ पाया और एग्जाम हॉल के बाहर खड़ा होकर पढ़ने की कोशिश करता तो पढ़ने में मन ना लगता। वो अपनी जिंदगी के इस संघर्ष को सुलझाने के लिए मन में संघर्ष करता रहता और जब वो एग्जाम सेंटर के बाहर खड़ा होता तो किसी न किसी के फोन उसके पास आते रहते और जब वो एग्जाम देकर बाहर निकलता तो भी उसके फोन में कई मिस कॉल लगी होती थी। कुल मिलाकर विकी के पेपर हो गए। अब मैं विकी की कहानी को यहीं रोकता हूँ क्योंकि मेरा मोटिव विकी की कहानी बताना नहीं है, माइंड गेम समझाना है। उम्मीद है आपको माइंड गेम समझ में आ गया होगा। अब विकी की सिचुएशन और आगे की कहानी का हिंट दे देता हूँ। जब सिविल सर्विसेज मेंस के पेपर हो गए उसके कुछ दिन बाद जब विकी के कुछ अपने लोगों ने देखा कि संघर्ष बढ़ता ही जा रहा तो वो आगे आए और उस संघर्ष को खत्म करने की कोशिश की और फिर ये डिसाइड हुआ कि जितनी भी पार्टीज इस संघर्ष में इन्वॉल्व हैं या फिर जिनका जिनका नाम आ रहा वो सब बैठेंगे और डिस्कशन करेंगे। फिर जो भी तस्वीर सामने आएगी उसके हिसाब से डिसीजन देकर मामला खत्म कर दिया जाएगा। साथ में मीटिंग की तारीख और जगह भी डिसाइड हो गई।
लेकिन वो मीटिंग कभी नहीं हुई, क्योंकि अगर मीटिंग हो जाती तो इस संघर्ष की सारी परतें खुलने लगती और उसमें जिस इंसान की सच्चाई सामने आती वो होता सनी। तो सनी ऐसा कैसे होने दे सकता था? इसलिए फिर से सनी ने उन लोगों से बात की जिनको भड़काकर उसने संघर्ष की शुरुआत की थी, और फिर उन लोगों ने मीटिंग के लिए कभी हाँ ही नहीं बोला। अब इसके बाद सबको ये लग रहा था कि क्या फायदा हुआ इस संघर्ष का, फालतू में लोगों ने बुराई ले ली, लेकिन सिर्फ सनी को पता था कि वो इस गेम में भी सफल रहा। इसके बाद भी सनी लगातार विकी को प्यार दिखाकर, अफेक्शन दिखाकर, विकी के अपनों को मैनिपुलेट करके और विकी पर इनडायरेक्ट दबाव बनाकर अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता रहा। शुरुआत में विकी फिर से उसके कंट्रोल में पहुंच गया, लेकिन इस बार जब वो सनी के पास गया तो उसे बहुत घुटन होती, तो फाइनली विकी सनी से दूर हो गया। इसके बाद जब सनी को इस बात का अच्छे से एहसास हो गया कि शायद विकी हमेशा के लिए दूर हो रहा, तो बस उसने अपना सातिर दिमाग लगाना शुरू किया, जिससे वो विकी को बिल्कुल अकेला कर दे, इमोशनली तोड़ के रख दे। और इन सब के लिए अपनी चालें तब तक चलता रहा जब तक उसके पास ये खबर नहीं आई कि विकी अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब विकी के जीवन में क्या हुआ ये समझो। विकी के जीवन में आता है गुप्त अंधेरा, जिस अंधेरे से लड़ते लड़ते वो दुनिया को अलविदा कह देता है। ये अंधेरा था सीवियर डिप्रेशन का, एंजाइटी अटैक्स का, पैनिक अटैक्स का, एक्सट्रीम लेवल ऑफ मॉर्निंग एंजाइटी का, सीवियर सुसाइडल टेंडेंसी का, बाहरी जिंदगी की असफलताओं का, अपनों के खोते जाने का और एकदम अकेले हो जाने का। लेकिन विकी था जिद्दी इंसान, ऐसे कैसे इन सब के आगे सरेंडर कर देता। तो यहाँ से विकी की जो कहानी शुरू होती है और जो उसके मौत पे जाकर ख़त्म होती है, यह एक ऐसी कहानी है जो आपको ज़िंदगी जीना सिखा सकती है, मानसिक गुलामी की जंजीरों को पहचानना और उन्हें तोड़ना सिखा सकती है, इस समाज की जो झुंड में रहने वाली मेंटालिटी है उसके नुकसान बता सकती है और हर्ड मेंटालिटी से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखा सकती है। कुल मिलाकर जीवन कैसे जिए कि मरते वक्त कोई पछतावा न हो, ये सिखा सकती है। क्योंकि ये कहानी है सेल्फ डिस्कवरी की। और एक बात और, जब विकी सेल्फ रिफ्लेक्शन से लेकर सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा में निकलता है और जब अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखता है, तब उसे उन सारे खेलों के बारे में पता चला जो उसके साथ खेले गए थे। और फिर इसके बाद विकी ने ये कहानी मुझे सुनाई और अब मैं आपको सुना रहा। अब इस कहानी का क्लाइमेक्स क्या था ये भी जान लो। विकी ने कसम खाई थी कि इस गुप्त अंधेरे के आगे सरेंडर नहीं करेगा, इससे बाहर निकलेगा, क्योंकि ईश्वर ने जब उसे धरती पर भेजा था तो उसकी आंखें खोलते ही एक नई सुबह हुई थी। तो उसने कसम खाई थी कि अंधेरे के आगे सरेंडर ना करके एक नए सवेरे के आगे सरेंडर करेगा। तो जैसे ही उसके जीवन में नई सुबह होने वाली होती है, उस सुबह की पहली किरण के साथ ही वो दुनिया को अलविदा कह देता है। तो क्या आप विकी की अंधेरे से लेकर उजाले तक की जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो कैसा लगा इसको आप एक डिटेल्ड कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अभी मैं चलता हूँ।